तो चलिए बच्चों, यहां पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने कक्षा 12वीं के अध्याय नंबर 1 को, जिसका नाम है बेटा विलयन। विलयन एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको बोर्ड परीक्षा में लगभग 7 से 8 नंबर ये देके जाता है। इससे बेटा 4 नंबर का प्रश्न भी आता है और 2 और 1 नंबर में भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बहुत ध्यान से ये पूरे लेक्चर को देखिए। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप एक एक चीज को ध्यान से समझते हैं, पूरा लेक्चर कवर करते हैं ध्यान से, तो आपके बेटा ये 7 से 8 नंबर बिल्कुल पक्के होने वाले हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं बेटा हमारे अध्याय को, जिसका नाम क्या है बच्चों? विलयन। विलयन होता क्या है? तो जब बेटा हमने पानी में शक्कर घोला, ठीक है, जल में हमने शक्कर घोला, तो हमें क्या मिल गया बच्चों? विलयन। यानी कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। समांगी कहने का मतलब है कि जब वो एक दूसरे में घुल जाएं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं बेटा? विलयन। तो विलयन क्या है? 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। अब बेटा हमारे कोर्स में, हमारे कक्षा 12वीं के कोर्स में जिस विलयन की हम बात करेंगे वो है कौन सा? आपका द्विअंगी विलयन। कौन सा विलयन है बेटा? द्विअंगी विलयन। तो द्विअंगी विलयन क्या होते हैं? नाम से ही समझ में आ रहा है, वे विलयन जिसमें 2 अवयव होते हैं। जैसे जल में आपने शक्कर मिला दी बेटा, या जल में आपने नमक मिला दिए, तो ये बन गया आपका द्विअंगी विलयन। द्विअंगी विलयन में बच्चों एक जो अवयव होता है उसे हम कहते हैं विलायक, और जबकि बेटा दूसरा जो अवयव होता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? विलेय। तो विलायक किसे कहते हैं? जो अवयव अधिक मात्रा में होता है या जिसमें हम किसी पदार्थ को घोलते हैं बेटा, वो कहलाता है कि आपका विलायक। और जबकि जिस पदार्थ को घोला जाता है या जो कम मात्रा में उपस्थित होता है वो होता है हमारा क्या? विलेय। सामान्यतः यही हम बोलते हैं कि जो अवयव अधिक मात्रा में होगा वो होगा आपका विलायक, और जबकि बच्चों जो कम मात्रा में होगा वो होगा आपका क्या? विलेय। अब इस पूरे अध्याय में बेटा हम एनसीईआरटी के एक नियम को फॉलो करेंगे। विलायक जहां भी होगा उसे हम ए से प्रदर्शित करेंगे, और विलेय जहां भी होगा बच्चों उसे हम किससे? बी से प्रदर्शित किया करेंगे। ठीक है ना? तो ये होता है बेटा विलयन का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। चलिए अब मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, मैं बेटा फालतू की बातें नहीं करने वाला हूं, मैं केवल वही टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काम के, यानी कि जिनसे आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो इसमें बेटा हमारा जो पहला टॉपिक है सांद्रता की इकाइयां। अब जो सांद्रता की इकाइयां है बेटा, इससे 1 नंबर या 2 नंबर में प्रश्न आपसे बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल पूछा जा सकता है। इतनी इकाइयां हैं, इनमें से बेटा कोई भी आपसे पूछी जा सकती है, और अगर प्रश्न आता है तो इनकी परिभाषा से या बेटा इनके सूत्र से या छोटा मोटा कोई न्यूमेरिकल भी इससे पूछा जा सकता है। सांद्रता की इकाइयों को बेटा हमने 2 वर्गों में विभक्त किया है। एक होती है भौतिक इकाइयां और दूसरी होती है बच्चों क्या? रासायनिक इकाइयां। भौतिक इकाइयों में 2 ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहली है आपकी भार प्रतिशतता, जबकि दूसरी है बेटा क्या? पीपीएम। अगर विलयन की भौतिक इकाइयों से प्रश्न आता है तो यही 2 से प्रश्न आएगा, बिल्कुल पक्का मान करके चलिए। अभी क्या है बेटा, और भी होती है, आयतन प्रतिशतता, शक्ति होती है, लेकिन वो हमारे उतने काम की नहीं होंगी। जबकि यहां पर रासायनिक इकाइयां बेटा 4 है, और चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी एक पूछी जा सकती है, और साथ ही साथ बेटा पूरे अध्याय में भी हम इनका लगातार उपयोग किया करेंगे। तो पहली इकाई है मूलरता। मूलरता बेटा इसकी खासियत है कि सांद्रता की इकाइयां तो बहुत सारी हैं, लेकिन एसआई इकाई, सांद्रता की एसआई इकाई क्या है बेटा? मूलरता। दूसरी इकाई है मूललता, फिर है नॉर्मलता, और लास्ट है बेटा क्या? मोल प्रभाज। एक एक करके इन चारों को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बेटा पहली इकाई के साथ हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और बात कर रहे हैं यहां पर हम किसकी? भार प्रतिशतता की। भार प्रतिशत, प्रतिशत मतलब बेटा 100 में से। जैसे आपको बोर्ड परीक्षा में हो सकता है बेटा 80% या 90% प्राप्त होते, इसका मतलब क्या होगा कि आपको 100 में से 80 या 90 अंक प्राप्त हुए हैं। तो कभी भी प्रतिशत मतलब होता है 100 में से। तो 100 ग्राम विलयन है, उस 100 ग्राम विलयन में बेटा जो विलेय का ग्राम में भार है वही कहलाता है क्या? भार प्रतिशतता, या बच्चों इसे हम आयतन प्रतिशतता भी कहते हैं। तो भार प्रतिशतता या आयतन प्रतिशतता क्या होगा बेटा? 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा क्या कहलाती है? भार प्रतिशतता। तो बेटा परिभाषा आपके सामने लिखी हुई है, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा। ठीक है, विलेय की ग्राम में मात्रा बेटा क्या कहलाती है? भार प्रतिशतता कहलाती है। ग्राम में क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि भार है बेटा,
है ना। तो अगर हम इसका सूत्र बनाना चाहें, भार प्रतिशतता बराबर क्या होगा बेटा, विलेय का भार, ये विलेय को हम बी से प्रदर्शित करेंगे, भार को बेटा हम डब्ल्यू लिखते हैं, अंग्रेजी में वेट बोलते हैं इसलिए डब्ल्यू, और बी लिखा है मतलब विलेय, तो विलेय का भार, और नीचे होगा आपका विलयन का भार। अब विलयन के भार के लिए हम विलेय और विलायक के भार को जोड़ देते हैं, विलायक का भार धन विलयन का भार, ए मतलब विलायक और बी मतलब क्या है बेटा, विलेय। तो विलायक का भार धन विलयन का भार करेंगे बेटा, तो सॉरी विलायक का भार धन विलेय का भार करेंगे तो हमें विलयन का भार मिल जाएगा। और क्योंकि 100 में से निकाल रहे हैं बेटा इसलिए गुणित 100 यहां पर हमें करना पड़ेगा। तो इस तरह से बेटा ये भार प्रतिशतता का एक आसान सा सूत्र बनता है, और आप इसे बेटा ध्यान रखें, अगर ये परिभाषा पूछी जाती है तो आपसे बन जानी चाहिए। लेकिन बेटा भार प्रतिशतता की परिभाषा पूछी जाए इसकी संभावना बहुत ही कम है, इसका तो बेटा कहीं ना कहीं सवालों में हमें उपयोग करना पड़ेगा। जैसे मान लो मुझे बोल रहा है 5%, अब बेटा भार प्रतिशतता को W बटे W प्रतिशत भी लिखते हैं, ठीक है। H2SO4 का जलीय विलयन, H2SO4 का जलीय विलयन, मान लीजिए किसी सवाल में ऐसा कुछ मुझे दिया हुआ है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये इसका मतलब निकालते आना चाहिए। जैसे बेटा 5% मतलब 100 में 5, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि 100 ग्राम विलयन में, 100 ग्राम विलयन में कितना बेटा, 5 ग्राम, 5 ग्राम विलेय उपस्थित है। विलेय मतलब कौन हुआ, H2SO4 उपस्थित है, ठीक है। 100 ग्राम विलयन में 5 ग्राम H2SO4 है। बाकी का बेटा 95 ग्राम क्या होगा, जल होगा, क्योंकि जलीय विलयन बोल रहे हैं यानी कि विलायक जल है। तो 100 में 5 क्या है, H2SO4, बाकी का 95 ग्राम क्या होगा बेटा, जल। तो इस तरह से इसका उपयोग हम अलग अलग सवालों में किया करेंगे, न्यूमेरिकल वगैरह में। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं हम और बात करते हैं दूसरी इकाई की, जो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा के हिसाब से। बेटा नाम क्या है इसका, पीपीएम। पीपीएम को अंग्रेजी में बेटा इसका पूरा नाम होता है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं, या बेटा हिंदी में इसे हम क्या कह सकते हैं, अंश प्रति 10 लाख, अंश प्रति 10 लाख। मतलब बेटा आपके पास 10 लाख ग्राम या 10 लाख ml विलयन है, उसमें जो विलेय की मात्रा होगी उसे ही हम क्या बोलेंगे बेटा, पीपीएम। तो पहली बात, पीपीएम का उपयोग क्यों किया जाता है, कब किया जाता है, तो आप ध्यान रखें बेटा, जब विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा विलयन में बहुत ही कम होती है, नगण्य होती है, तभी हम पीपीएम में सांद्रता को प्रदर्शित करते। और हम बेटा 100 में से ना बता करके फिर 10 लाख में से बताते। देखिए प्रतिशत मतलब 100 में से बता रहे थे, प्रति 10 लाख मतलब बेटा 10 लाख ग्राम या 10 लाख ml विलयन में से बताएंगे। तो पहली बात बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, जब किसी विलयन में विलेय की मात्रा बहुत कम होती है तो उसकी सांद्रता पीपीएम में व्यक्त की जाती है। जैसे बेटा उदाहरण के तौर पर हम देखें, प्रदूषण की जो सांद्रता होती है वायुमंडल में, जो प्रदूषण है बेटा, प्रदूषण की सांद्रता हमेशा पीपीएम में बताई जाती है। जैसे दिल्ली वगैरह में बेटा प्रदूषण बहुत ज्यादा होता है तो हम न्यूज में देखते हैं कि जो सांद्रता है पीपीएम में बताई जाती है उसमें, है ना। इसके अलावा बेटा जल की कठोरता, जल की कठोरता मतलब जल में लवण की जो मात्रा होती है बेटा वो भी पीपीएम में व्यक्त की जाती है। क्यों, क्योंकि जल में जो लवण की मात्रा है बहुत ज्यादा नहीं है, इतनी ज्यादा नहीं कि हम नगण्य आंखों से उनको देख सकें, ठीक है ना। आपके घर में बेटा जो सामान्य पीने का पानी हम घरों में उपयोग लाते हैं उसमें लवण तो है, लेकिन हमें वो नग्न आंखों से दिखाई नहीं दे रहे हैं, और दिखाई नहीं दे रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि नहीं है लेकिन बहुत कम मात्रा में। इतनी कम मात्रा में होने के कारण उन्हें हम भार प्रतिशतता की जगह बेटा पीपीएम में व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना बेटा, अगर आपको खालिस्तान वगैरह में पूछ ले कि वायुमंडल में प्रदूषण की मात्रा खालिस्तान इकाई के रूप में व्यक्त की जाती है तो पीपीएम के रूप में, या जल की कठोरता किस इकाई के रूप में व्यक्त की जाती है बेटा, तो पीपीएम। अब इसकी परिभाषा हम देखें क्या होगी, 10 लाख, 10 लाख को बेटा 1 मिलियन भी बोलते हैं, 1 मिलियन। तो 10 लाख या 1 मिलियन ग्राम या मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलेय की
ग्राम या मिलीलीटर में मात्रा। कहने का मतलब है बेटा ये द्रव्यमान के रूप में भी लिखा जा सकता है और आयतन के रूप में भी लिखा जा सकता है। चलिए हम परिभाषा से सूत्र बनाने की कोशिश करते हैं बेटा। पीपीएम बराबर, ऊपर तो हम लिखेंगे विलेय का भार बटे नीचे क्या होगा बेटा, विलयन का भार। अब विलयन का भार मतलब विलेय का भार धन विलायक का भार, और गुणित जैसे हमने 100 किया था बेटा भार प्रतिशत में, अब कर देंगे 10 लाख। 10 लाख मतलब बेटा 10 की घात 6। अब ये भार के रूप में भी हो सकता है, लेकिन बेटा इसे हम साथ ही साथ आयतन के रूप में भी लिख सकते हैं। विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणित 10 की घात 6। तो इस तरह से बच्चों हमें क्या मिल जाता है, ये पीपीएम का सूत्र, और इसे आप याद रखें। क्या होता है पीपीएम? पीपीएम होता है 10 लाख ग्राम या 10 लाख एमएल विलयन में। विलेय की ग्राम या एमएल में जो मात्रा होगी बेटा वही कहलाती है क्या, हमारा पीपीएम। चलिए बढ़िया है। अब आते हैं हम मूलरता की तरफ। ये एक रासायनिक इकाई है बेटा। मूलरता सबसे इंपॉर्टेंट इकाई होती है ये, और इसे हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। और मैंने पहले भी आपको बताया सांद्रता की इकाइयां तो बहुत सारी हैं बेटा, लेकिन मूलरता की खासियत क्या है कि एसआई इकाई यही है। अगर आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है कि सांद्रता की एसआई इकाई क्या है, तो ध्यान रखें बेटा मूलरता। मूलरता क्या होती है? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या बेटा क्या कहलाती? मूलरता। और मूलरता का सूत्र, मूलरता को कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, और इसका सूत्र क्या होगा बेटा? विलेय के मूलों की संख्या, विलेय के मूलों की संख्या बटे 1 लीटर विलयन मतलब बेटा विलयन का आयतन। विलयन का आयतन जो कि काय में होना चाहिए बच्चों, लीटर में, है ना। आयतन जो कि होना चाहिए लीटर में। अब इसे हम शॉर्ट में लिखना चाहें तो मूलों की संख्या को हम एन से प्रदर्शित करते हैं। किसके मूल बेटा? बी। विलेय के विलेय को हम बी से प्रदर्शित कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए एन बी मतलब विलेय के मूलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। आयतन को बेटा हम अंग्रेजी में वॉल्यूम बोलते हैं, वी से प्रदर्शित करते हैं, लीटर में होना चाहिए। लेकिन कई बार आप देखेंगे न्यूमेरिकल वगैरह अगर आते हैं बेटा, तो आयतन एमएल में दिया होता है, लीटर में ना देकर के एमएल में दिया होता है। तो इसमें हमें क्या करना होगा, एमएल में जो मात्रा दी है उसी को रख दो आप, लेकिन गुणित 1000 करना पड़ेगा, ताकि वो एमएल से डायरेक्ट काय में बदल जाए लीटर में। तो ये बन गया बेटा मूलरता का एक सूत्र। मूलरता क्या होती है? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या बेटा क्या कहलाती है? मूलरता कहलाती है। अब इसमें अगर न्यूमेरिकल वगैरह आते हैं बेटा, तो मोलों की संख्या का आपको एक सूत्र याद रखना है। दिया हुआ भार, दिया हुआ भार और बटे में क्या जाएगा बेटा? अणुभार। तो मोलों की संख्या का एक ये सूत्र याद रखें, दिया हुआ भार बटे अणुभार, ताकि आप यहां मोलों की संख्या निकाल सकें। आयतन दिया रहेगा, मान रखेंगे, गणित कर लेंगे बेटा, उत्तर आ जाएगा, है ना। इसके न्यूमेरिकल बिल्कुल पूछे जा सकते हैं बोर्ड परीक्षा में। चलिए अगली इकाई की तरफ चलते हैं बेटा, जिसका नाम क्या है? मूललता। मूललता को बेटा हम स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। और मूललता क्या होती है? याद करिए बेटा, इसके पहले हमने मूलरता पढ़ा। मूलरता क्या थी? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। अब यहां पर 1 लीटर विलयन की जगह बेटा हमें बोलना होगा 1 किलोग्राम विलायक। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या बेटा क्या कहलाती? मूललता। यहां पर थोड़ा सा बेटा मिसप्रिंट हो गया है, खैर आप समझदार है ना। तो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाएगी बेटा? मूललता। मूललता को हम स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या को बेटा एन से प्रदर्शित कर रहे हैं, विलेय के विलेय को हम बी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। बटे 1 किलोग्राम विलायक मतलब विलायक का जो भार है, विलायक को हम ए से प्रदर्शित करते हैं, और ये भी काय में है बेटा? किलोग्राम यानी कि केजी में। लेकिन अगर आपको बोर्ड परीक्षा में न्यूमेरिकल वगैरह आ गए ना बेटा, तो विलायक का भार केजी में देगा, उसकी संभावना कम है वो ग्राम में देगा। अगर ग्राम में दिया हो तो आप ग्राम में जो मान हो वही रख देना, लेकिन गुणित 1000 कर देना, ताकि ये अपने आप किलोग्राम में परिवर्तित हो जाएगा। और इस तरह से बेटा मूललता का ये बड़ा बढ़िया सा सूत्र बनता है, आप इसे याद रख सकते हैं, और इससे बेटा सवाल अगर आते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं।
अब एक दो बातें हैं जो हम यहां पर डिस्कस करना चाह रहे हैं बेटा। पहली बात यह है कि अगर हमसे पूछ लिया जाए शुद्ध जल की मूललता कितनी होगी, तो बेटा शुद्ध जल की मूललता जो होती है ये होती है कितनी, 55.55 मूलल। ठीक है, 55.55 मूलल। साथ ही साथ बेटा अगर आपसे पूछ लिया जाए शुद्ध जल की मूलरता, शुद्ध जल की मूलरता बताइए, तो बिल्कुल बड़े आराम से मेरे बच्चे बता देंगे कि शुद्ध जल की मूलरता भी इतनी ही होती है, यानी कि 55.55 मूलर। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो हो सकता है बेटा अभी फिर से पूछ लिया जाए। तो ध्यान रखना, शुद्ध जल की मूललता बेटा 55.55 और शुद्ध जल की मूलरता कितनी होगी, 55.55, यानी कि बराबर होगी मूलरता और मूललता। चलिए इसी बात पर एक बात और मैं करता हूं। मूललता बेटा एक ऐसी इकाई है विलियन की, जो मूललता होगी, विलियन की मूललता, ये बेटा ऐसी इकाई है जो ताप पर निर्भर नहीं करती, यानी आप ताप बढ़ाओ या कम करो उसका इससे कोई लेना देना नहीं होता है। तो विलियन की मूललता ताप पर निर्भर नहीं करती है। देखिए यही छोटी छोटी बातें आपको एक नंबर में बेटा एमसीक्यू के रूप में या खालिस्तान के रूप में पूछी जा सकती हैं। निर्भर नहीं करती है। जबकि जबकि बेटा अगर हम बात करें मूलरता की, तो मूलरता क्या होता है, विलियन की मूलरता ताप बढ़ाने पर बेटा घटती है। ताप बढ़ाने पर ताप बढ़ाने पर घटती है, यानी कि जैसे जैसे आप ताप बढ़ाते हो बेटा मूलरता कम होती चली जाती है। ठीक है ना, तो ये कुछ छोटी मोटी बातें जो आपको मूलरता और मूललता के बारे में पता होना चाहिए। चलिए बेटा आगे बढ़ाते हैं हम अगले यूनिट को, अगली इकाई को, जिसका नाम क्या है, नॉर्मलता। नॉर्मलता को बेटा हम कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। कुछ हद तक ये मूलरता के ही जैसा होता है। याद करिए बेटा हमने मूलरता की परिभाषा क्या बोले, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मूलों की संख्या। यहां पर क्या बोलेंगे बेटा, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। मूलों की संख्या की जगह बेटा हम क्या बोल देंगे, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। क्या कहलाती है बेटा, नॉर्मलता कहलाती है। 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। याद रखें बेटा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो नॉर्मलता बराबर सूत्र बनाएंगे हम, क्या लिखेंगे बेटा, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे में क्या आएगा बेटा, विलियन का आयतन, है ना। विलियन का आयतन को V से दिखा रहे हैं हम, और वो भी काय में होना चाहिए, लीटर में। ml में रहेगा बेटा तो गुणित 1000 आप लगा देंगे। अब ये बात आप समझ चुके हैं। तो बच्चों नॉर्मलता क्या होती है, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उसकी हम क्या कहते हैं, नॉर्मलता कहते हैं। चलिए बेटा फिर आगे बढ़ते हैं, और अगली इकाई है क्या, मूल प्रभाज। मूल प्रभाज क्या होता है बेटा, देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इकाई है, पूरे चैप्टर में इसका कहीं ना कहीं हम उपयोग लगातार करते रहेंगे। मूल प्रभाज को हम किससे डिनोट करते हैं बेटा, काई से। एक्चुअल में पहले के जमाने में ऐसा काई से प्रदर्शित किया जाता था, लेकिन बेटा क्योंकि हम भारतीय लोग हैं और हम अच्छे अच्छों का नाम बिगाड़ देते हैं, तो इसका सिंबल तो हम बिगाड़ ही देंगे। तो इसको आजकल हम एक्स से प्रदर्शित करते हैं ना। अब विलेय का भी मूल प्रभाज निकाला जा सकता है बेटा, और विलायक का भी मूल प्रभाज निकाला जा सकता है। ठीक है, विलायक का मूल प्रभाज और विलेय का मूल प्रभाज, दोनों के लिए हम मूल प्रभाज निकाल सकते हैं। तो इसका सूत्र से ही हम परिभाषा बनाएंगे। देखिए जैसा मैं सूत्र बताऊंगा उसी से हम परिभाषा बना लेंगे। एक्स विलेय लिखा है, मतलब ये क्या है बेटा, विलेय का मूल प्रभाज, मूल प्रभाज। तो विलेय का मूल प्रभाज ये होगा बेटा एक्स। विलेय को या तो विलेय लिख दो, या बेटा हम पूरे चैप्टर में विलेय के लिए बी लिखा करेंगे। तो जिसका मूल प्रभाज निकालना है, जिस भी अवयव का मुझे मूल प्रभाज निकालना है बेटा, उसके मूल, बी का मूल प्रभाज निकालना है तो बी के मूल बटे कुल मूल, एन ए धन एन बी।
ठीक है ना, जिसका मूल प्रभाज निकालना है उसके मूल बटे कुल मूल। ऐसे ही बेटा यहां पर हम लिख सकते हैं क्या, विलायक का मूल प्रभाज और विलायक का मूल प्रभाज बेटा हम कैसे लिखेंगे, यहां पर x विलायक लिख दो, या बेटा विलायक के लिए हम पूरे चैप्टर में a का उपयोग कर रहे हैं, तो एक्स ए मतलब विलायक का मूल प्रभाज। तो क्या होगा बेटा, जिसका मूल प्रभाज निकाल रहे हो, a का मूल प्रभाज निकाल रहे तो a के मूल बटे क्या लेंगे बेटा, कुल मूल। तो इस तरह से हम मूल प्रभाज को परिभाषित कर सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे बेटा इसकी परिभाषा, ध्यान सुनिए, किसी विलयन में उपस्थित किसी एक अवयव के मूलों की संख्या तथा कुल अवयव के मूलों की संख्या, सभी अवयवों के मूलों की संख्या के योग के अनुपात को, फिर से सुने बेटा, किसी विलयन में उपस्थित किसी एक अवयव के मूलों की संख्या तथा सभी अवयवों के मूलों की संख्याओं के योग के अनुपात को हम क्या कहते हैं बेटा, उस अवयव का मूल प्रभाज कहते हैं। ये लिखी बेटा आपके सामने परिभाषा, विलयन में उपस्थित किसी एक अवयव के मूलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मूलों की संख्या के अनुपात को हम क्या कहते हैं बेटा, मूल प्रभाज। तो देखिए परिभाषा अपने आप बन जाएगी, आप सूत्र याद करिए, ठीक है ना, और सूत्र में भी कोई बड़ी बात नहीं है, मूल प्रभाज बराबर जिसका मूल प्रभाज निकाल रहे उसके मूल बटे कुल मूल, बस इतनी सी बात है बेटा। अब इसमें एक दो बातें और हैं जो आपको याद रखना पड़ेगा, कभी भी बेटा ए का मूल प्रभाज और बी का मूल प्रभाज, यानी कि विलयन में जितने अवयव हैं उन सबके मूल प्रभाजों का योग सदैव एक होता है। ध्यान रखें बेटा, किसी विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के मूल प्रभाजों का योग सदैव एक होता है। और दूसरी एक और बात यहां पर मैं आपको बताता हूं बेटा, देखिए अगर मूल प्रभाज की इकाई में लिखना चाहूं तो मोल बटे मोल, मोल से मोल कट जाएगा बेटा, यानी कि हम बोल सकते हैं कि इसकी कोई इकाई नहीं होती है, इकाई नहीं होती है। ध्यान रखें बेटा कि मूल प्रभाज की कोई इकाई नहीं होती है। तो ये था बेटा मूल प्रभाज, जो कि आपको हर जगह आगे चल करके काम पड़ते रहेगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम और बात करते हैं बेटा अगले टॉपिक की, जहां पर हम बात कर रहे हैं गैसों की द्रवों में विलेयता। तो बेटा गैसों की द्रवों में विलेयता यानी कि हमारे पास एक मान लीजिए पात्र है जिसमें कोई द्रव है, ठीक है, और इस द्रव में बेटा हमने क्या करे हैं, गैस को घोले हैं। ठीक है बेटा, हमने क्या करे, इस द्रव के अंदर मान लीजिए एक गैस को घोले, तो गैस बेटा बुलबुले बना करके अंदर उपस्थित है। लेकिन बेटा जितनी गैस घोलते हैं हम पूरी की पूरी एक साथ नहीं घुलती, कुछ गैस यहां खाली जगह में भी रहेगी। ठीक है, ये वो वाली गैस है जो नहीं घुली हुई है, ठीक है ना, और जबकि ये कुछ गैस है जो अंदर घुल गई है, किसमें बेटा, किसी ना किसी द्रव में। तो द्रव में गैस को हमने घोला है, तो गैस की द्रव में जो विलेयता होगी बेटा वो कुछ कारकों पर निर्भर करेगी, और उन्हीं के लिए हम ये टॉपिक कवर कर रहे हैं। और बोर्ड परीक्षा में इससे सवाल भी प्रश्न भी पूछे जाते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं हम कि गैसों की द्रवों में विलेयता, बेटा गैसों की द्रवों में विलेयता कुछ कारकों पर निर्भर करती। पहला कारक है गैस की प्रकृति। वे गैसें जो आसानी से द्रवित हो जाती हैं, जिनको आसानी से द्रवित किया जा सकता है, उनकी विलेयता अधिक होती है। जबकि वे गैसें बेटा जिनको आसानी से द्रवित नहीं किया जा सकता, उनकी विलेयता कम होती है। यानी जो गैस आसानी से घोली जा सकती है, जो आसानी से द्रवित होगी वो घुल जाएगी, और जो आसानी से द्रवित नहीं होगी वो नहीं घुलेगी। ठीक है, दूसरा है बेटा फिर क्या, ताप। ताप पर भी निर्भर करेगा। आपने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक वगैरह जब हम ठंडे जगह पर रख देते हैं बेटा, फ्रिज वगैरह में रख देते हैं, तो होता क्या है कि गैस बढ़िया से घुली होती है। लेकिन अगर उसको हम गर्म जगह में रख दें तो थोड़ी देर में ही घुली हुई गैस बाहर निकलने लगती। तो होता क्या है, ताप पर भी निर्भर करेगी। जैसे बेटा ताप बढ़ाते हैं तो गैसों की द्रवों में विलेयता घटती चली जाती है। ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलेयता घटती है। लेकिन बेटा ये तो बस बातें थी, मेन जो मुद्दे की बात है जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, वो फैक्टर क्या है बेटा, वो है दाब। दाब के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं। और कौन सा दाब बेटा, ये ध्यान से देखिए, जो ये गैस घुली हुई नहीं है, जो सतह पर उपस्थित है, सतह के ऊपर उपस्थित है, जो घुली हुई नहीं है, इस गैस के कारण लगने वाले दाब की बात कर रहा हूं। ये गैस बेटा यहां पर क्या लगा रही होगी, कुछ ना कुछ दाब लगा रही होगी। इस गैस के कारण जितना ज्यादा दाब लगेगा, इस गैस के कारण जितना ज्यादा दाब लगेगा, गैस उतनी ज्यादा घुलेगी, और दाब जितना कम होगा गैस उतनी कम घुलेगी। यानी कि बेटा हम कह सकते हैं
कि किसी द्रव में गैस की विलेयता, किसी द्रव में गैस की विलेयता द्रव की सतह के ऊपर उपस्थित गैस की मात्रा के या गैस के मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होती है। फिर से सुने बेटा, क्या बोल रहा हूं मैं, किसी द्रव में घुली हुई गैस की मात्रा या गैस की विलेयता, घुली हुई गैस की मात्रा को ही उसकी विलेयता कह रहे हैं। किसके बेटा, द्रव की सतह में उपस्थित गैस, द्रव की सतह के ऊपर जो गैस उपस्थित है उसकी बात कर रहा हूं बेटा मैं। द्रव की सतह में, सतह के ऊपर उपस्थित गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। इस बात को बेटा पहली बार किसने बताया, हेनरी ने, और उन्हीं के नाम पर, उनके सम्मान पर हमने बेटा ये नियम बना दिया जिसे हम कहते हैं हेनरी का नियम। और हेनरी का नियम बिल्कुल आपको बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। हेनरी का नियम क्या कहता है बेटा, ये बात यहां पर हम लिखेंगे, 2 नंबर में पूछा जाएगा ये, और कम से कम 1 नंबर में इससे कोई ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है। इस नियम के अनुसार क्या बोलेंगे बेटा, इस नियम के अनुसार किसी द्रव में, किसी द्रव में खुली हुई गैस की मात्रा, घुली हुई गैस की मात्रा किसके बेटा, द्रव की सतह पर उपस्थित गैस, द्रव की सतह पर, सतह के ऊपर उपस्थित गैस के आंशिक दाब के आंशिक दाब के अनुक्रमानुपाती होती है। एक बात तो ये बेटा, अब हेनरी का नियम 2 तरीके से हम बोल सकते हैं। ये पहला तरीका मैंने बताया, आप दोनों तरीके ध्यान रखें और कम से कम कोई भी एक तो ध्यान रखना ही है, होती है। तो यहां पर हम क्या बोल रहे हैं बेटा, किसी गैस की मात्रा जो है, मान लो x मात्रा है, ठीक है, या बेटा m हम बोल सकते हैं। तो गैस की मात्रा x है, तो ये अनुक्रमानुपाती होगी किसके, P गैस, यानी गैस के आंशिक दाब के। तो इस तरह से बेटा हम लिख सकते हैं। अब यहां x ना लिख करके कुछ किताबों में m भी लिखा रहता है बेटा, तो बात वही होगी। m क्या है, गैस की घुली हुई मात्रा, किसी गैस की घुली हुई मात्रा गैस की सतह पर उपस्थित गैस के आंशिक दाब, सॉरी बेटा, द्रव की सतह पर उपस्थित गैस के आंशिक दाब के अनुक्रमानुपाती होती है। इसी बात को, हेनरी के नियम को एक और तरीके से लिख सकते हैं बेटा। कैसे लिख सकते हैं, ये जो P गैस है अनुक्रमानुपाती होगा मोल प्रभाज, किसका मोल प्रभाज बेटा, गैस का। यानी कि ये भी हेनरी का ही नियम है। आप ज्यादा अच्छे से इसे याद रखें बेटा, हम क्या बोलेंगे, किसी द्रव पर घुली हुई गैस की मात्रा, किसी द्रव पर घुली हुई गैस की मात्रा द्रव की सतह के ऊपर उपस्थित गैस के आंशिक दाब के अनुक्रमानुपाती होती है। और दूसरा क्या है बेटा, किसी द्रव में गैस को घोलने पर गैस की सतह पर उपस्थित गैस की मात्रा, सॉरी बेटा, द्रव की सतह पर उपस्थित गैस की मात्रा, द्रव की, सॉरी बेटा कुछ गड़बड़ हो रहा है, फिर से एक बार बता रहा हूं मैं, सुनिए ध्यान से। किसी द्रव में गैस को घोलने पर द्रव की सतह पर उपस्थित गैस का आंशिक दाब, ठीक है, द्रव की सतह पर उपस्थित गैस का आंशिक दाब गैस के मोल प्रभाज के, गैस के मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि गैस की कारण जितना ज्यादा दाब लगेगा, गैस का उतना ज्यादा मोल प्रभाज विलयन में घुलता चला जाएगा। ये कहना चाह रहा है बेटा, ये है ना, थोड़ा सा बीच में गड़बड़ हुआ लेकिन अभी आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से सुने बेटा, किसी द्रव में गैस को घोलने पर द्रव की सतह पर उपस्थित गैस का आंशिक दाब, द्रव की सतह पर उपस्थित गैस का आंशिक दाब गैस के मूल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है। विलयन में गैस के मूल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है। यह है बेटा हेनरी का नियम, और इसको हेनरी ने बाद में और अच्छे से लिखा बेटा, पी गैस बराबर, बराबर बनाने के लिए एक नियतांक लगाया KH, और मूल प्रभाज किसका बेटा, गैस का। तो इस तरीके से ये बन गया हेनरी का नियम। और बेटा यहां जो KH है, KH को बोला गया हेनरी नियतांक। क्या बोला गया बेटा, हेनरी नियतांक। ये हेनरी
हेनरी का नियम बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल बड़े प्यार से पूछा जाता है, आप इसे ध्यान रखें। चलिए फिर आगे बढ़ाते हैं हमारे चैप्टर को और बात करते हैं बेटा यहां पर राउल्ट के नियम की। तो राउल्ट का नियम क्या कहता है बेटा, मान के चलिए आपके पास एक पात्र है, पात्र में आपने बच्चों एक विलयन ले रखा है, ठीक है। अब विलयन जब लेते हैं ना तो दो अवयव होते हैं, एक विलायक और विलेय। अब होता क्या है, अध्याय के आधे हिस्से में विलायक और विलेय दोनों वाष्पशील होंगे, यानी कि दोनों की वाष्प बनेगी, जबकि बेटा आगे के बाकी आधे अध्याय में हम विलेय को लेंगे अवाष्पशील, यानी ऐसे विलेय लेंगे जिनकी वाष्प नहीं बनेगी, जैसे शक्कर, नमक, यूरिया, ग्लूकोज, जिनकी वाष्प नहीं बनती वो लेंगे। अभी फिलहाल मैंने जो विलयन लिया हूं बेटा, इसमें विलेय और विलायक, विलेय और विलायक दोनों ही वाष्पशील है, ठीक है। यह है बेटा हमारा विलयन। विलयन में क्या क्या है बच्चों, विलयन में विलेय भी है, विलेय भी है और साथ ही साथ विलायक भी है। और मैं क्या कह रहा हूं, विलेय और विलायक बच्चों दोनों कैसे हैं, वाष्पशील है, वाष्पशील है, ठीक है ना, दोनों ही वाष्पशील है। तो दोनों के कारण क्या बनेगी बेटा, वाष्प। जब हम इसको गर्म करेंगे तो गर्म करने पर क्या होगा बेटा, दोनों के कारण वाष्प, यानी वाष्प में विलायक भी होगा और बेटा वाष्प में हमारा विलेय भी होगा, ठीक है भाई साहब। अब ये वाष्प में दोनों जनी है, तो दोनों क्या करेंगे, वाष्प जब बनेगी तो ये वाष्प ऐसे नहीं बेटा कि जाके सीधे ठंडी हो जाएगी, नहीं नहीं, ये वाष्प यहाँ खाली जगह में लगातार घूमते रहेगी, घूमेगी घूमेगी घूमेगी, घूमते घूमते बेटा ये द्रव की सतह में क्या लगाएगी, दाब, विलयन की सतह में दाब लगाएगी, उसी दाब को हम बोलते हैं विलयन का वाष्प दाब। और बेटा ये जो विलयन का वाष्प दाब है, इस वाष्प में हमारे पास विलायक भी है और इस वाष्प में बेटा विलेय भी है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस विलयन का जो वाष्पदाब है बेटा, इस विलयन का जो वाष्पदाब है वो दोनों पर निर्भर करेगा, विलेय पर भी और विलायक पर भी। लेकिन बेटा विलेय के कारण वाष्पदाब ज्यादा होगा या विलायक के कारण वाष्पदाब ज्यादा होगा, ये हमें बताता राउल्ट का नियम। कुल मिला के मैं ये कह सकता हूं, राउल्ट का नियम हम किसी विलयन में विलेय, विलायक या विलयन का वाष्पदाब ज्ञात करने में करते हैं। राउल्ट का नियम क्यों पढ़ रहे हैं बेटा, ताकि इससे हम विलेय का या बेटा विलायक का या विलयन का वाष्पदाब ज्ञात कर सकें। अब ये नियम क्या कहता है कि विलयन में विलेय या विलायक में से जिसका मूल प्रभाव ज्यादा रहा होगा, मतलब बेटा जिसकी मात्रा ज्यादा रही होगी, उसके कारण वाष्प ज्यादा बनेगी। और बेटा जिसके कारण वाष्प ज्यादा बनेगी, ज्यादा वाष्प होगी तो ज्यादा दाब लगाएगी। तो कुल मिला के बेटा उस अवयव के कारण वाष्प दाब अधिक होगा जिसकी विलयन में मात्रा अधिक होगी, यानी विलयन में मोल प्रभाव अधिक होगा। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं किसी विलयन में, किसी विलयन में किसी एक अवयव का आंशिक वाष्प दाब, किसी एक अवयव का आंशिक वाष्प दाब उस विलयन में उपस्थित उस अवयव के मूल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी भी अवयव के कारण जो वाष्पदाब लगने वाला है बेटा, वो विलयन में उसके मूल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है। इसे ही बोला गया क्या, राउल्ट का नियम। और बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा के हिसाब से तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राउल्ट का नियम क्या कहता है बेटा, किसी विलयन में उपस्थित वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्पदाब विलयन में उस अवयव के मूल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहां पर बेटा अगर मैं बोलना चाह रहा हूं विलायक के लिए, देखिए आपने राउल्ट का नियम तो लिख दिए, लेकिन इसका गणितीय रूप भी आपको लिखना पड़ता है, तब आपको अगर 3 या 4 नंबर में यह आता है तब पूरे मिलेंगे। तो इसका गणितीय रूप कैसे लिखेंगे बेटा, हम बोलेंगे विलायक का आंशिक वाष्पदाब, विलायक का आंशिक वाष्पदाब, आंशिक वाष्पदाब। विलायक को बेटा हम ए से प्रदर्शित कर रहे हैं, इसीलिए हम लिखेंगे पी ए, मतलब विलायक का आंशिक वाष्पदाब अनुक्रमानुपाती होगा विलायक के मोल प्रभाज के। अब इसको बेटा हम बराबर में बदलने के लिए एक नियतांक लगा देते हैं के। मान लो बेटा नियतांक हमने क्या लगा दिए के, तो यहां से बेटा अगर अगर ये काम मैं शुद्ध विलायक के लिए करूं, किसके लिए करूं बेटा, शुद्ध विलायक के लिए, तो क्या होगा बेटा, शुद्ध विलायक के लिए ध्यान से देखते चलिए,
गणितीय रूप आप इसका करके आएंगे तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, है ना, अगर 3 या 4 नंबर में आता है तो बेटा शुद्ध विलायक के लिए तो PA लिखे थे हमने, अब शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब है उसको हम PA नॉट लिखते हैं बेटा। ये जो छोटा सा जीरो बना देते हैं इसको पढ़ते हैं PA नॉट। ये बता रहा है कि ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। क्या है बेटा? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब बराबर K, और शुद्ध विलायक है बेटा तो उसका मोल प्रभाज कितना होगा? 1 होगा। क्यों? क्योंकि बेटा हमने पढ़ा XA धन XB हमेशा 1 होता है। अब विलेय तो है ही नहीं भैया, शुद्ध विलायक है, विलेय नहीं है तो उसका मोल प्रभाज 0 होगा। तो ऐसे में बेटा XA बराबर कितना हो जाएगा? 1 शुद्ध विलायक के लिए। तो यहां से आ जाएगा क्या बेटा? PA नॉट बराबर K का ये जो मान आया बेटा वो हम रख देंगे इस समीकरण में। समीकरण 1 हमने इसको दे दिया, अब समीकरण 1 में K का मान रखना है। क्या कह रहा है हमारा समीकरण 1? PA बराबर क्या लिखेंगे बेटा? K की जगह रखेंगे PA नॉट और साथ में XA। तो कुल मिला के बेटा किसी विलायक के आंशिक वाष्प दाब का ये सूत्र बन गया। यहां से हम निकाल सकते हैं क्या बेटा? विलयन में उपस्थित विलायक का आंशिक वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब। इसी तरह से बेटा हम बोल सकते हैं कि अगर विलेय हमारा वाष्पशील है तो विलेय का आंशिक वाष्प दाब कैसे निकालेंगे? बिल्कुल सेम तरीके से। अब हम दोबारा लिखना नहीं है, लेकिन बोर्ड परीक्षा में भी आपको आप सीधे बोल सकते हो कि विलेय का आंशिक वाष्प दाब PB बराबर क्या हो जाएगा बेटा? PB नॉट XB। ये आ गया विलेय का आंशिक वाष्प दाब। यानी कि मैं राउल्ट के नियम से विलायक का वाष्प दाब भी निकाल सकता हूं और विलेय का वाष्प दाब भी निकाल सकता हूं। लेकिन बेटा अगर मुझे विलयन के लिए निकालना हो, विलयन का कुल वाष्प दाब तो निकाल सकते हैं बेटा। कैसे निकालेंगे? विलेय का दाब मतलब कि PA विलायक का दाब धन विलेय का दाब। देखो बेटा विलेय के कारण जो दाब लगा वो धन विलायक के कारण जो दाब लगा वो निकाल लेंगे तो वही तो विलयन का दाब होगा। तो क्या होगा? कुल दाब P बराबर PS लिख लो, S मतलब सॉल्यूशन यानी विलयन, विलयन का वाष्प दाब बराबर PA की जगह क्या रखा बेटा मैंने? PA नॉट XA धन PB की जगह क्या रखा बच्चों मैंने? PB नॉट XB। तो इस तरह से बेटा ये बन गया हमारे पास राउल्ट के नियम का सूत्र। विलयन का वाष्प दाब बराबर PA नॉट XA धन PB नॉट XB, विलायक का वाष्प दाब बराबर PA नॉट XA और विलेय का वाष्प दाब बराबर PB नॉट XB। तो यही है बेटा अपने लिए क्या? राउल्ट का नियम। अगर इतना पूरा काम आप करते हैं तो आपको गारंटी बेटा 4 नंबर या 3 नंबर जितने में भी आएगा पूरा पूरा मिल जाएगा। चलिए फिर हम आगे बढ़ाते हैं टॉपिक को, अगले टॉपिक के साथ चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं बेटा। अगला टॉपिक हमारा आदर्श विलयन। आदर्श विलयन वे विलयन होते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। राउल्ट के नियम का पालन करना मतलब बेटा जिनके लिए PA बराबर PA नॉट XA होता है, साथ में बेटा PB बराबर क्या होता है? PB नॉट XB, और साथ ही साथ बेटा P टोटल यानी विलयन का वाष्प दाब बराबर PA नॉट XA धन PB नॉट XB होगा। अब थोड़ा सा पहले इसको अपन समझेंगे, फिर परिभाषा वगैरह तो बेटा बड़े आराम से हम कर ही लेंगे। सुनिए, अगर हमने क्या किया, अगर हम बोल रहे हैं आदर्श विलयन, तो आदर्श विलयन वे विलयन होते हैं जो प्रत्येक ताप तथा दाब पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। राउल्ट के नियम का पालन करना मतलब बेटा कि जिनका वाष्प दाब, जैसे मान लो हमने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करने से हमने वाष्प दाब नापा, तो जो मापा हुआ वाष्प दाब है बेटा, मान लो वो राउल्ट के नियम से निकाले गए वाष्प दाब के अगर बराबर आ रहा है, मापा हुआ वाष्प दाब राउल्ट के नियम के अनुसार गणितीय सूत्र से जो हमने विलयन का वाष्प दाब निकाले या बेटा विलेय का या विलायक का आंशिक वाष्प दाब निकाले, तो उसके बराबर आ जाए तो हम समझ जाएंगे कि ये राउल्ट के नियम का पालन कर रहा है। तो ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं बेटा उन्हें हम क्या कहते हैं? आदर्श विलयन। तो चलिए देखते हैं आदर्श विलयनों के बारे में कुछ बात करते हैं। आदर्श विलयन की परिभाषा क्या है बेटा? वह विलयन जो प्रत्येक ताप एवं दाब पर राउल्ट के नियम का पालन करता है आदर्श विलयन कहलाता है। आदर्श विलयन में क्या होता है बेटा? हमने अभी अभी बताया, PA बराबर होता है PA नॉट XA, PB बराबर होता है PB नॉट XB, और साथ ही साथ मेरे बच्चों P टोटल या विलयन का वाष्प दाब कितना होता है? PA नॉट XA धन
पीबी नॉट एक्स बी। तो ऐसे विलियन राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, यानी जिनके लिए ये सारे सूत्र लागू होते हैं, वे कहलाते हैं आदर्श विलियन। अब उदाहरण की बात करें बेटा, उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सीधे 1 नंबर में ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कि निम्न में से कौन सा विलियन आदर्श विलियन है, तो आपको बनना चाहिए। आसान होते हैं बेटा, लेकिन कई बार अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा तो गलतियां हो जाती हैं। तो आदर्श विलियन पहचानने का बड़ा आसान तरीका मैं आपको बताता हूं। ऐसे विलियन बेटा जिनके अवयव एक ही जात के हो, एक ही जात के हो, मतलब बेटा कि जैसे एल्कोहल है तो दूसरा भी एल्कोहल हो, एक एल्केन है तो दूसरा भी एल्केन हो, एक बेटा हेलो एल्केन है तो दूसरा भी हेलो एल्केन हो, तो हम बोलेंगे कि वे आदर्श विलियन बनाएंगे। जैसे बेटा कुछ उदाहरण यहां सामने लिखे हैं, एन हेक्सेन, एन हेक्सेन तथा एन हेप्टेन का विलियन, एन हेक्सेन तथा एन हेप्टेन का विलियन। फिर बेटा मैथिल अल्कोहल तथा एथिल अल्कोहल का विलियन, मैथिल ब्रोमाइड तथा एथिल ब्रोमाइड का विलियन। देखिए इनकी सबकी जात एक सी बेटा, है ना। जैसे यहां हेक्सेन हेप्टेन मतलब ये एल्केन है, अल्कोहल अल्कोहल, ब्रोमाइड ब्रोमाइड, मतलब कि जो एक सी जात वाले हैं, एक से क्रियात्मक समूह वाले हैं, एक सी सजातीय श्रेणी वाले विलियन है, वे ही आदर्श विलियन का उदाहरण होते हैं। तो चलिए बेटा आगे बात करते हैं। आदर्श विलियन की कुछ विशेषताएं होती हैं। आदर्श विलयनों की विशेषताओं में पहली बात होती है, ये प्रत्येक ताप एवं दाब पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। राउल्ट के नियम का पालन करते हैं मतलब बेटा जो राउल्ट के नियम के सूत्र वगैरह है वो इनके लिए सच साबित होते हैं। पीए बराबर होता है पीए नॉट एक्स से, पीबी बराबर होता है पीबी नॉट एक्स बी, और विलियन का वास्ता पी टोटल बराबर होता है पीए नॉट एक्स से धन पीबी नॉट एक्स बी। ठीक है बेटा। फिर इसके बाद अगला कहता है इन विलयनों में विलेय तथा विलेय विलेय तथा विलायक विलायक अंतराण्विक आकर्षण बल विलेय विलायक अंतराण्विक आकर्षण बल के बराबर होते हैं। मतलब बेटा विलेय और विलायक को जब हमने मिलाया तो ना तो पहले के जो उनके आपस में बंध थे और जो नया बंध बना वो ना तो पहले से कमजोर हुआ ना ही पहले से मजबूत हुआ। कहने का मतलब बेटा विलेय जब अकेला था तो विलेय विलेय के बीच में कुछ आकर्षण बल था, विलायक जब अकेला था तो उनके बीच में कुछ आकर्षण बल था, और जब विलेय और विलायक को मिला तो भी आकर्षण बल उतना ही है। ना तो आकर्षण बल पहले से मजबूत हुआ और ना ही बेटा पहले से कमजोर हुआ। तो ऐसे विलियन ही आदर्श विलियन होते हैं। इन विलियनों में विलेय तथा विलायक को मिलाने पर आयतन परिवर्तन नहीं होता है। आयतन परिवर्तन नहीं होता है, इस बात को बेटा हम ऐसे भी लिखते हैं डेल्टा वी मिक्सिंग बराबर 0। ठीक है। और साथ ही साथ बेटा एक पॉइंट इसमें नहीं है, मैं वो लिख दे रहा हूं कि इन विलयनों में डेल्टा एच मिक्सिंग मतलब कि एंथैल्पी में परिवर्तन, विलेय तथा विलायक को मिलाने पर एंथैल्पी में परिवर्तन कितना होता है बेटा, 0 होता है। यानी कि ना तो विलेय और विलायक को मिलाने पर ना तो बेटा ऊष्मा निकलती है और ना ही ऊष्मा अवशोषित होती, यानी ऐसे विलयन का बनना, आदर्श विलयन का बनना, ना तो बेटा ऊष्मा छेपी है और ना ही ऊष्मा शोषी है। तो ये है आदर्श विलयनों की कुछ खासियत। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं और अगले जो विलयन है हमारे उनका नाम क्या है बच्चों, अनादर्श विलयन। अनादर्श मतलब कि नालायक, नालायक मतलब कि जो नियम कायदों का पालन नहीं करते हैं। तो बेटा अनादर्श विलयन वे विलयन होते हैं जो प्रत्येक ताप तथा दाब पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अनादर्श विलयन। तो वह विलयन जो प्रत्येक ताप तथा दाब पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है अनादर्श विलयन कहलाता है। अनादर्श विलयन के लिए बेटा पीए बराबर पीए नॉट एक्स से नहीं होगा, यानी कि राउल्ट के नियम का पालन नहीं कर रहा, राउल्ट के सूत्र इसके लिए सही नहीं होते हैं। पीबी बराबर नहीं होगा पीबी नॉट एक्स बी के, पीबी नॉट एक्स बी के, और साथ ही साथ बेटा पी टोटल बराबर नहीं होगा पीए नॉट एक्स से धन पीबी नॉट एक्स बी के। तो ये बेटा ध्यान रखने वाली बातें हैं। अब इसके उदाहरण हम देखें तो एथेनॉल और जल का विलयन, एथेनॉल तथा जल को जब हम मिलाते हैं, अलग अलग जात वालों को मिला दो बेटा अनादर्श बन ही जाएंगे, है ना। नाइट्रिक अम्ल तथा जल का विलयन, क्लोरोफॉर्म तथा एसीटोन का विलयन, ये सब अनादर्श है। अब बेटा अनादर्श विलयन की कुछ विशेषताएं होती हैं, उनकी भी हम बात करेंगे। पहली विशेषता क्या है, ये प्रत्येक ताप दाब पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते, मतलब बेटा राउल्ट के जो सूत्र वगैरह वो इसके लिए लागू नहीं होते। इन विलयनों में विलेय विलेय तथा विलायक विलायक
अंतराण्विक आकर्षण बल विलेय विलायक अंतराण्विक आकर्षण बल के बराबर नहीं होता है। मतलब बेटा जब हमने विलेय तथा विलायक को मिलाया तो जो बंध है पहले से मजबूत हो जाएगा या पहले से कमजोर हो जाएगा। यानी कि बेटा अगर बंध पहले से मजबूत हो गया तो वाष्प कम बनेगी तो वाष्प दाब कम हो जाएगा, और अगर बंध पहले से कमजोर हो गया तो वाष्प ज्यादा बनने लगेगी, वाष्प दाब बढ़ जाएगा। तो इसीलिए ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। अगला क्या बोल रहा है बेटा, इन विलयनों में विलेय तथा विलायक को मिलाने पर आयतन में परिवर्तन होता है। आयतन में परिवर्तन होता है कहने का मतलब बेटा आयतन में परिवर्तन शून्य नहीं होता है, डेल्टा वी मिक्सिंग बराबर नहीं होता है जीरो के। और साथ ही साथ बेटा अगला बोल रहा है इन विलयनों में विलेय तथा विलायक को मिलाने पर एंथैल्पी में परिवर्तन नहीं होता है। सॉरी बेटा नहीं हटा देंगे, कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर होता है ना। तो मतलब इसमें हम लिख सकते हैं डेल्टा एच मिक्सिंग जो होता है एंथैल्पी में परिवर्तन विलेय या विलायक को मिलाने पर वो शून्य नहीं होता। कहने का मतलब बेटा विलेय और विलायक को मिलाने पर या तो ऊष्मा निकलती है या तो ऊष्मा अवशोषित होती है, यानी कि या तो ये इन विलयनों को बनना है या तो ऊष्मा छेपी होगा या ऊष्मा शोषी होगा। इसी बात पर बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न की तरफ हम चलते हैं जो कि बोर्ड परीक्षा का बड़ा फेवरेट माना जाता है। क्या है बेटा, आदर्श तथा अनादर्श विलयन में अंतर लिखिए। तो ये प्रश्न बहुत आराम से बेटा कई बार पूछा जा चुका है और हो सकता है अभी भी पूछा जाए। पहला अंतर क्या है बेटा, आदर्श विलयन ये प्रत्येक ताप एवं दाब पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते। अब बेटा जब ये पॉइंट लिखेंगे आप तो साथ में ये जरूर लिख देंगे राउल्ट के नियम का पालन करना मतलब क्या, पीए बराबर पीए नॉट एक्स ए, पीबी बराबर पीबी नॉट एक्स बी, पीबी बराबर पीबी नॉट एक्स बी, और साथ ही साथ बेटा पी टोटल बराबर पी ए नॉट एक्स ए धन पीबी नॉट एक्स बी। और जब हम यहां पर लिख रहे हैं कि ये विलयन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, नहीं करते हैं मतलब बराबर की जगह बराबर नहीं लगा देंगे बेटा, पीए बराबर नहीं होगा पीए नॉट एक्स ए के, और साथ ही साथ बेटा पीबी बराबर नहीं होगा पीबी नॉट एक्स बी के। और बेटा एक और आप लिख लेंगे कि पी टोटल बराबर नहीं होगा पीए नॉट एक्स से धन पीवी नॉट एक्स बी के। जब भी अंतर लिखें बेटा तो ये चीज जरूर लिखें। दूसरा बेटा आदर्श विलयन में क्या है, इन विलयनों में विलेय विलेय तथा विलायक विलायक अंतराण्विक आकर्षण बल विलेय विलायक का अंतराण्विक आकर्षण बल के बराबर होता है, जबकि इन विलयनों में विलेय विलेय विलायक विलायक अंतराण्विक आकर्षण बल विलेय विलायक अंतराण्विक आकर्षण बल के बराबर नहीं होता है। इन विलयनों में विलेय तथा विलायक को मिलाने पर आयतन में परिवर्तन नहीं होता है। आयतन में परिवर्तन नहीं होता है मतलब बेटा डेल्टा वी मिक्सिंग बराबर जीरो, आयतन में परिवर्तन नहीं होता है। और जबकि यहां आयतन में परिवर्तन होता है तो आप केवल इतना भी लिख देना बेटा, आपको अगर ये पॉइंट याद करने में कठिन लग रहा है तो इतना भी लिख दें तो भी काम चल जाएगा कि डेल्टा वी मिक्सिंग बराबर जीरो, डेल्टा वी मिक्सिंग बराबर नहीं है जीरो के। इन विलयनों में विलेय तथा विलायक को मिलाने पर एंथैल्पी में परिवर्तन नहीं होता है। डेल्टा एच मिक्सिंग जो होगी बेटा ये शून्य होगी, एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जबकि इसमें एंथैल्पी परिवर्तन होगा मतलब बेटा डेल्टा एच मिक्सिंग शून्य नहीं होगी। तो इस तरीके से मेरे बच्चों हम ये अंतर के 4 पॉइंट बड़े आराम से लिख के आ सकते हैं ताकि आपको 4 नंबर मिल जाएं। फिर चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं किसके साथ, अणु संख्यक गुणधर्म। अगला जो टॉपिक है बेटा हमारे पास जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है बच्चों, अणु संख्यक गुणधर्म। होता क्या है, अब यहां से सुनिए, अब यहां से आप विलयन बनाएंगे, विलयन में बेटा विलायक तो वाष्पशील रहेगा लेकिन विलेय आपका अवाष्पशील रहेगा। यानी कि अब आप बोलेंगे बार बार अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन, यानी कि आपके पास जो विलयन होगा उसमें विलेय की वाष्प नहीं बनेगी, केवल विलायक की वाष्प बनेगी। तो अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं बेटा, अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के वे गुणधर्म जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। फिर से सुने बेटा, अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के वे गुणधर्म जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं बेटा उन्हें हम क्या कहते हैं, अणु संख्यक गुणधर्म। जैसे मान के चलिए मैंने पानी में शक्कर मिलाया, तो पानी में शक्कर मिलाना बेटा, शक्कर जो है एक अवाष्पशील विलेय है, शक्कर को अपन सुक्रोज भी बोलते हैं वैज्ञानिक भाषा में। तो बेटा हम बोले कि जब मैंने पानी में जल में सुक्रोज मिलाया तो सुक्रोज जो है अवाष्पशील विलेय है और पानी जो है बेटा वाष्पशील विलायक है। तो पानी की तो वाष्प बनेगी लेकिन शक्कर की वाष्प नहीं बनेगी। तो जब हम किसी अवाष्पशील विलेय में, सॉरी बेटा, जब हम किसी
विलयन में, जब हम किसी विलयन में अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं, यानी बेटा विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं, तो कुछ गुणधर्म होते हैं जो अवाष्पशील विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, अणु संख्या गुणधर्म। तो बेटा फाइनली अणु संख्या गुणधर्म की परिभाषा क्या होगी, किसी अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के वे गुणधर्म जो अवयवी कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणु संख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। तो ये है बेटा परिभाषा, अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के वे गुणधर्म जो विलेय की कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणु संख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। और बेटा चैप्टर में हमारे पास 4 अणु संख्यक गुणधर्म है। पहला है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, दूसरा है बेटा क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा है हिमांक में अवनमन और चौथा है परासरण दाब। ये 4 में से बेटा मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, 4 में से एक ना एक तो आपको जरूर आएगा और 4 नंबर देके जाएगा। 4 नंबर के प्रश्न का फेवरेट है ये टॉपिक और 4 नंबर देके जाएगा। ये बात, इसमें प्रश्न कैसे आएगा, प्रश्न बोलेगा कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन किसे कहते हैं, इसके आधार पर विलेय के अवाष्पशील विलेय के अणुभार की गणना कीजिए। क्वथनांक में उन्नयन किसे कहते हैं, इसके आधार पर अवाष्पशील विलेय के अणुभार की गणना कीजिए। हिमांक में अवनमन किसे कहते हैं, इसके आधार पर अवाष्पशील विलेय के अणुभार की गणना कीजिए। परासरण दाब किसे कहते हैं, इसके आधार पर अवाष्पशील विलेय के अणुभार की गणना कीजिए। मतलब बेटा इनको पढ़ने का हमारा जो मकसद है वो एक ही है, एक तो इनके बारे में जानना कि ये क्या है, दूसरा इनसे हमें निकालना है विलेय का अणुभार। क्या निकालना है बेटा, हर बार हमें विलेय का अणुभार निकालना है, तो निकाल लेंगे बेटा। चलिए देखते हैं एक एक करके। पहला है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो होता क्या है बेटा, मान के चलिए आपके पास एक पात्र है, ये है बेटा आपके पास एक पात्र, इस पात्र में आपने क्या लिए बच्चों, आपने लिए हो यहां पर विलायक। ठीक है बेटा, यहां पर बच्चों हमने ले लिए क्या, विलायक, बढ़िया। और इसको कर रहे हैं हम गरम, कर रहे हैं भाई साहब गरम, ठीक है। दूसरी तरफ हमने इस विलायक में बेटा कुछ मिला दिया। मान लो ये विलायक था जल, इसमें हमने दूसरी तरफ शक्कर मिला दी बेटा, तो ये बन गया अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन। क्या बन गया बच्चों, अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन। एक तरफ हम किसको ले रहे हैं बेटा, एक तरफ हमने लिया है शुद्ध विलायक को, शुद्ध विलायक को, जबकि दूसरी तरफ बेटा हमने लिया है अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन को, अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन को, ठीक है, अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन को यहां पर हमने ले रखा है। ठीक है, तो अब हुआ क्या बेटा, हम ये देखना चाहते हैं। हम ये देखते हैं कि जब हमारे पास शुद्ध विलायक था तो यहां पर विलायक की जो वाष्प बन रही थी बेटा बहुत ज्यादा बन रही थी, और जब वाष्प ज्यादा बन रही थी तो इसके कारण इसका वाष्प दाब, मान लीजिए ये शुद्ध विलायक है तो इसके वाष्प दाब को मैं PA नॉट लिखता हूं। ठीक है बेटा, मैं इस साइड नहीं लिख रहा हूं, हम एक काम करते हैं यहां लिखते हैं, इसका वाष्प दाब है PA नॉट। यहां भी वाष्प बनेगी, ऐसा नहीं है कि यहां वाष्प नहीं बनेगी, लेकिन क्योंकि बेटा यहां जो विलेय है वो अवाष्पशील है तो वो विलेय आके सतह में बैठ जाएगा बेटा, और जब विलेय सतह में बैठ जाएगा तो वो खुद वाष्प में परिवर्तित नहीं होगा क्योंकि वो तो अवाष्पशील है, और साथ ही साथ नीचे वाले विलायक के अणुओं को भी वाष्प में परिवर्तित नहीं होने देगा। कुल मिला के मैं ये कह सकता हूं कि यहां जो वाष्प की मात्रा होगी बेटा कम होगी, और जब बच्चों वाष्प कम बनेगी तो हम बड़े आराम से बोल सकते हैं कि वाष्प दाब भी कम होगा। यानी कि बेटा यहां पर ये जो है PS बोल रहा हूं यानी विलयन का वाष्प दाब, तो बेटा अधिक कौन होगा, अधिक होगा PA नॉट, जबकि PS होगा कम। यानी कि जब मैं किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाता हूं तो बेटा क्या होता है, वाष्प दाब घट जाता है, वाष्प दाब में कमी आती है। वाष्प दाब में आने वाली जो कमी है मेरे बच्चों से हम क्या बोलेंगे, वाष्प दाब में अवनमन। क्या बोलेंगे बेटा इसे हम, वाष्प दाब में अवनमन। तो यहां पर अगर मैं वाष्प दाब में अवनमन का सूत्र लिखूं बेटा, वाष्प दाब में अवनमन, तो क्या बनेगा बेटा, वाष्प दाब में अवनमन, अवनमन मतलब बेटा कमी, कमी कैसे निकालते हैं, ज्यादा में से कम वाले को घटा देते हैं बेटा और हमें मिल जाती वाष्प दाब में आने वाली कमी। ठीक है, तो हमने बोला जब किसी शुद्ध विलायक में
अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो बेटा उसके वाष्पदाब में कमी आती है। अब कमी किस पर निर्भर करेगी? वाष्पदाब कितना कम होगा, किस बात पर निर्भर करेगा बेटा? ये निर्भर करेगा विलेय की मात्रा पर। अगर आपने विलेय खूब सारा मिलाए, पानी में ढेर सारी शक्कर मिलाए तो वाष्पदाब बहुत कम हो जाएगा। पानी में बेटा इतनी सी शक्कर मिलाए तो वाष्पदाब कम होगा, लेकिन बहुत थोड़ा सा कम होगा। ठीक है ना? तो यानी कि कुल मिला के वाष्पदाब में ये जो कमी है ये बेटा विलेय की मात्रा पर निर्भर करेगी, या हम बोल सकते हैं विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करेगी। लेकिन बेटा इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह ध्यान रखना कि जो वाष्पदाब में अवनमन है यह एक अणु संख्यक गुणधर्म नहीं है, अणु संख्यक गुणधर्म नहीं है। क्योंकि बेटा अणु संख्यक गुणधर्म का नाम आपके सामने साफ साफ लिखा हुआ है। अणु संख्यक गुणधर्म कौन है? वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन। आपेक्षिक मतलब बेटा इस अवनमन की, इस कमी की किसी से तुलना करेंगे। किससे करेंगे? तो बेटा जब हम वाष्पदाब में आने वाली इस कमी को शुद्ध विलायक की वाष्पदाब के सापेक्ष ज्ञात करते हैं, शुद्ध विलायक के वाष्पदाब के सापेक्ष, तो इसे हम कहते हैं वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन। तो वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होगा मेरे बच्चों? आपेक्षिक अवनमन बड़े आराम से बता देंगे। देखिए कमी वाष्पदाब में जो आई ये नॉट माइनस थी बटे, इसको हम तुलना कर रहे हैं, ये जो वाष्पदाब में कमी आई इसकी तुलना कर रहे हैं किससे? शुद्ध विलायक के वाष्पदाब से। और इसे ही अब हम क्या बोलेंगे बेटा? वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन। तो हम कह सकते हैं बेटा कि जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो उसके वाष्पदाब में कमी आती है। वाष्पदाब में आने वाली इस कमी को वाष्पदाब में अवनमन कहते हैं। एवं जब वाष्पदाब में अवनमन शुद्ध विलायक के वाष्पदाब के सापेक्ष ज्ञात किया जाता है तो इसे हम वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं, और यही हमारा अणुसंख्यक गुणधर्म है। तो चलिए बेटा परिभाषा वगैरह देखते हैं। पहला अणुसंख्यक गुणधर्म है क्या? वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन। तो परिभाषा क्या होगी बेटा? जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो विलयन का वाष्पदाब कम हो जाता है। वाष्पदाब में होने वाली यह कमी वाष्पदाब में अवनमन कहलाती है। एवं इसे शुद्ध विलायक के वाष्पदाब के सापेक्ष ज्ञात करने पर इसे वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। तो बेटा अगर मैं बोलूं पीए नॉट क्या है? शुद्ध विलायक का वाष्पदाब। पीए नॉट क्या है बेटा? शुद्ध विलायक का वाष्पदाब, विलायक का वाष्पदाब। और बेटा पी ए क्या है? या पी एस बोल दो, या पी ए भी लिखते हैं इसको अपन, है ना? पी ए लिखो या पी एस लिखो, बात एक है। एस मतलब सॉल्यूशन यानी विलयन। ये है विलयन का वाष्पदाब। कौन से विलयन? अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्पदाब। तो बेटा पीए नॉट माइनस पीएस को हम क्या बोलते हैं? वाष्पदाब में अवनमन। वाष्पदाब में अवनमन, अवनमन मतलब मेरे बच्चों क्या होता है? कमी। और इसको जब हम किसके सापेक्ष निकालेंगे? इस कमी को जब हम शुद्ध विलायक के वाष्पदाब के सापेक्ष निकालेंगे तो इसे हम बोलेंगे क्या? वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन। आपेक्षिक अवनमन। ठीक है बेटा? तो इस तरीके से ये होता है वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन। लेकिन मैंने आपको बताया प्रश्न अगर आपको 4 नंबर में आएगा तो क्या आएगा? वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन किसे कहते हैं? इसके आधार पर अवाष्पशील विलेय युक्त विलेय के अणुभार की गणना कीजिए। तो बेटा अब हम इससे निकालना चाह रहे हैं क्या? हम निकालना चाह रहे हैं भाई साहब अवाष्पशील, हेडिंग डाल लेंगे अवाष्पशील विलेय के अणुभार की गणना कर लेंगे भाई साहब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अणुभार की गणना तो कैसे करेंगे बेटा इस अणुभार की गणना? चलिए देखते हैं। होता क्या है, हमने अभी अभी सूत्र लिखा पीए नॉट माइनस पी एस अपॉन पीए नॉट। ठीक है बेटा? अब इसको पी एस लिखो, या आप चाहो तो इसको पी ए भी लिख सकते हो, बात एक ही है। विलयन के वाष्पदाब को हम पी ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि विलयन का जो वाष्पदाब है बेटा वो केवल विलायक के कारण, विलेय तो अवाष्पशील है, तो इसलिए पी ए भी लिखा जा सकता है। अब हमने राउल्ट का नियम पढ़ा है बेटा, पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए। तो पी ए नॉट माइनस
पी ए जो है बेटा, पी ए को मैं क्या लिखूंगा, पी ए नॉट एक्स ए। पी ए को क्या लिखूंगा बेटा, पी ए नॉट एक्स ए बटे पी ए नॉट। ये मैंने क्या लिखा बेटा, पी ए बराबर लिखा मैंने पी ए नॉट एक्स ए। कहां से लिख दिया मैंने, ये राउल्ट के नियम से। ठीक है बेटा, अभी पी ए नॉट कॉमन ले लेंगे हम, तो पी ए नॉट 1 माइनस एक्स से बचेगा बेटा बटे पी ए नॉट। तो पी ए नॉट से पी ए नॉट गया, 1 माइनस एक्स से बचा, जिसको हम लिख सकते हैं बेटा एक्स बी। क्यों लिख सकते हैं, एक्स ए धन एक्स बी बराबर मेरे बच्चों कितना होता है, 1। तो एक्स ए बराबर 1 माइनस एक्स बी, ये बेटा एक्स बी बराबर 1 माइनस एक्स ए लिखा जा सकता है। तो 1 माइनस एक्स ए को क्या लिखा बेटा मैंने, एक्स बी। चलिए यहां तक की कहानी तो सेम है, मतलब कि आसान है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट बराबर हो गया एक्स बी। तो आज से एक बात ये याद रखें बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। किसी विलयन, अवाशील विलेय युक्त विलयन के वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो यहां से बेटा आगे बढ़ते हैं हम। अभी तो हमें निकालना है विलेय का अणुभार, निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। पी ए नॉट माइनस पी ए बटे पी ए नॉट। आप चाहे तो यहां से भी डायरेक्ट अगर चालू कर देंगे बोर्ड परीक्षा में तो कोई दिक्कत नहीं, आप सीधे लिख देंगे। हम जानते हैं वाष्पदाब में अपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है, और यहां से लिख के बेटा फिर आगे बढ़ा देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक्स बी की जगह हम क्या लिख रहे हैं बेटा, एन बी बटे एन ए धन एन बी, यानी कि विलेय का मूल प्रभाज बराबर विलेय के मूल बटे कुल मूल। अब बेटा क्योंकि यहां पर एक कंडीशन हम लिख रहे हैं तनु विलयन के लिए, तनु विलयन मतलब जिसमें विलेय बहुत कम हो, पानी च पानी मिला दिए बेटा, तो तनु विलयन के लिए क्या होगा, धन एन बी का मान लगभग बराबर होगा बच्चों एन ए के। क्यों भैया, क्योंकि अगर विलयन तनु है मतलब उसमें विलेय बहुत कम है, विलेय कम है तो उसमें विलेय के मूल जोड़ो ना जोड़ो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो चलिए एन ए धन एन बी को लगभग एन ए लिखने पर क्या मिलेगा देखते हैं, पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट बराबर एन बी। तो ठीक है बेटा, बटे में क्या आ गया, एन ए। एन बी मतलब विलेय के मूल, एन ए मतलब विलायक के मूल। मूल का सूत्र पढ़े बेटा हमने, दिया हुआ भार बटे अणुभार। यहां भी लगाएंगे मूल का सूत्र, दिया हुआ भार बटे, बटे का ऊपर चल जाएगा बेटा अणुभार। ठीक है, अब यहां से हमें चाहिए क्या, हमें तो चाहिए विलेय का अणुभार। ये है बेटा विलेय का अणुभार, उठा के साइड ले आओ। तो चलिए ये ले आते हैं अपन। तो क्या आ जाएगा मेरे बच्चों, एम बी बराबर ये हो जाएगा डब्ल्यू बी गुणित एम ए बटे ये आ जाएगा क्या बेटा, पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट इंटू डब्ल्यू ए। और यही बेटा अवाशील विलेय के अणुभार का सूत्र होता है। तो इस तरह से अगर आप इतना काम करते हैं 4 नंबर आपको बिल्कुल मिलने वाले बेटा, गारंटी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर इसके बाद अगला जो दूसरी अणुसंख्यक गुणधर्म की बात अगर हम करें तो ये क्या है बेटा, क्वथनांक में उन्नयन। उन्नयन मतलब होता है बेटा वृद्धि। होता क्या है, जब मैं किसी अवाशील विलेय में, जब मैं किसी सॉरी बेटा शुद्ध विलायक में अवाशील विलेय मिलाता हूं, जब मैं किसी शुद्ध विलायक में अवाशील विलेय मिलाता हूं तो उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। क्वथनांक में होने वाली इसी वृद्धि को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। होता क्या है बेटा, जैसे पानी है, पानी में आपने थोड़ी सी शक्कर मिला दी है तो जो विलयन बनेगा उसका क्वथनांक अब थोड़ा सा बढ़ जाएगा। शुद्ध जल का क्वथनांक बेटा 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा नमक या शक्कर मिला दो तो अब वो 100 डिग्री उसका क्वथनांक नहीं होगा, अब उसका क्वथनांक बेटा 101 या 102 डिग्री सेल्सियस होगा, जो डिपेंड करेगा किस पर, कि आपने कितना नमक या कितनी शक्कर मिलाई है। ठीक है बेटा, तो क्वथनांक में उन्नयन की बात करते हैं हम। होता क्या है बेटा, अगर मैं बोलूं क्वथनांक किसका बेटा, शुद्ध विलायक का क्वथनांक, शुद्ध विलायक का क्वथनांक कितना मान लूं बेटा मैं, शुद्ध विलायक का क्वथनांक अगर कितना हो जाए टीबी नॉट। ठीक है,
मान लो एक शुद्ध विलायक शुद्ध जल है, उसका क्वथनांक है टीबी नॉट। नॉट मतलब बेटा ये शुद्ध को बताता है ना, शुद्ध विलायक की बात चल रही। और यहां मैं बात कर रहा हूं अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का क्वथनांक। विलेय युक्त विलयन का क्वथनांक तो ये कितना होगा बेटा, मान लिया हमने ये है टीबी, क्वथनांक कितना है बेटा टीबी। अब ये बात तो पक्की है कि अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का क्वथनांक ज्यादा है किससे, शुद्ध विलायक से। ठीक है, तो कितना ज्यादा है कैसे बताओगे बेटा, तो ज्यादा वाले में से कम को घटा दो तो कितना परिवर्तन हुआ वो निकल जाएगा। तो क्या बोल रहे हैं हम, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो उसका क्वथनांक क्या हो जाता है बेटा, बढ़ जाता है। यानी कि विलयन का क्वथनांक ज्यादा है, शुद्ध विलायक का क्वथनांक कम है, तो क्वथनांक में होने वाली इसी वृद्धि को बेटा डेल्टा टीबी यानी कि क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। इसी डेल्टा टीबी को क्या बोलेंगे मेरे बच्चे, क्वथनांक में उन्नयन। तो क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है, आई होप बेटा आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे हमने शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया तो क्वथनांक बढ़ जाएगा। ये लिखा हुआ है बेटा, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वथनांक में होने वाली इस वृद्धि को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। और इसके लिए बेटा हमने क्या लिखा, क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीबी बराबर टीबी माइनस टीबी नॉट। ठीक है, क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीबी बराबर क्या होगा मेरे बच्चों, टीबी माइनस टीबी नॉट, जहां टीबी क्या है विलयन का क्वथनांक और टीबी नॉट क्या है शुद्ध विलायक का क्वथनांक, डेल्टा टीबी क्या है क्वथनांक में उन्नयन। अब बेटा हमें, जैसा कि मैं बोल रहा हूं, हमें तो सवाल आएगा पूरा कि क्वथनांक उन्नयन किसे कहते हैं, तो ये लिख देंगे, सूत्र लिख देंगे। और साथ में बेटा ये आएगा कि क्वथनांक में उन्नयन से विलेय का अणुभार की गणना कीजिए, अवाष्पशील विलेय की अणुभार की गणना कीजिए, विलेय का अणुभार निकालना रहेगा बेटा। तो निकाल लेंगे, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। इसमें बेटा क्या करेंगे हम, एक थोड़ी सी चीज आपको याद रखना पड़ेगा कि जो क्वथनांक में उन्नयन होता है डेल्टा टीबी अनुक्रमानुपाती होता है मूललता के। यहां से ये डेरिवेशन शुरू होगा कि क्वथनांक में उन्नयन मूललता के अनुक्रमानुपाती होता है। ये प्रयोगों द्वारा देखा गया है बेटा, है ना। तो अब यहां क्या करते हैं, इसको अगर हम बराबर में बदले तो एक नियतांक लगेगा जिसे हम केबी लिखते हैं बेटा। क्या लिखते हैं, केबी। यहां पर केबी एक नियतांक है, नियतांक है बेटा, जिसे हम बोलते हैं मूलल उन्नयन स्थिरांक। क्या बोलते हैं बेटा, मूलल उन्नयन स्थिरांक, या बेटा यूब्लियोस्कोपिक स्थिरांक भी कहा जाता है। आप तो सीधे याद रखें मूलल उन्नयन स्थिरांक। और आपको मूलल उन्नयन स्थिरांक की बेटा इकाई आ सकती है, केबी की इकाई चाहिए तो एम को बटे में ले आओ बेटा, तो ये हो जाएगी केल्विन केजी प्रति मोल। क्या हो जाएगी बेटा, केल्विन केजी प्रति मोल। ध्यान रखें इसकी इकाई क्या होगी, केल्विन केजी प्रति मोल। हो सकता है एक नंबर में पूछ ले कि केबी की इकाई क्या होती, मूलल उन्नयन स्थिरांक की इकाई क्या होती, केल्विन केजी प्रति मोल। अब बेटा काम बहुत आसान है, मूललता का सूत्र तो मेरे बालक जानते हैं, विलेय के मोल बटे विलायक का भार, और वो भी काय में बेटा, किलोग्राम में। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, डेल्टा टीबी बराबर केबी, विलेय के मोल की जगह क्या रखेंगे, विलेय का दिया हुआ भार बटे विलेय का अणुभार, और गुणित बेटा विलायक का भार केजी में, अगर ग्राम में होगा तो गुणित 1000 भी अपन लगा लेंगे। तो अब हमें तो चाहिए बेटा विलेय का अणुभार, तो बड़ी आसानी से ये विलेय का अणुभार एम बी आ गया बेटा। क्या होगा, के बी गुणित डब्ल्यू बी यानी विलेय का दिया हुआ भार बटे एम बी, तो यहां ले आए बेटा अपन ने, यहां क्या बचेगा, डेल्टा टीबी गुणित डब्ल्यू ए, और ये आ गया मेरे बच्चों क्या, विलेय के अणुभार का सूत्र। तो इस तरीके से हम क्वथनांक में उन्नयन से विलेय का अणुभार निकाल सकते हैं। बहुत आसान है बेटा, और आता है, आसान है, और सबसे अच्छी बात की बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। अगला जो अणु संख्यक गुणधर्म है जिसकी हम बात करने जा रहे हैं बेटा, उसका नाम क्या है, हिमांक में अवनमन, यानी हिमांक में कमी। अवनमन मतलब क्या होता है बेटा, कमी। मान करके चलिए एक तरफ है मेरे पास शुद्ध विलायक, ठीक है, शुद्ध विलायक जैसे मान लीजिए बेटा जल, और दूसरी तरफ है मेरे पास अवाष्पशील विलेयुक्त विलयन, मतलब मैंने उस जल में मिला दिया शक्कर।
अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन। देखते चलिए आप, मैं क्या बोल रहा हूं, आसानी से आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। देखिए, मैं बात कर रहा हूं बेटा कि आपके पास एक शुद्ध विलायक जल है और दूसरी तरफ आपने उस जल में बेटा थोड़ी सी शक्कर मिला दी। तो जब हम जल में शक्कर मिला देते हैं या नमक मिला देते हैं तो जल का बेटा हिमांक जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन नमक या शक्कर की कुछ मात्रा मिला देने पर अब इसका हिमांक और कम हो जाता है। यानी कि अब 0 डिग्री में बर्फ नहीं बनेगा पानी, अब बेटा माइनस में जाएगा। और माइनस में कितना जाएगा वो निर्भर करेगा कि आपने शक्कर कितनी मिलाई। अगर शक्कर बहुत सारी मिला दिए तो हो सकता है बेटा -10 डिग्री या -20 डिग्री सेल्सियस भी इसका हिमांक हो जाए, और थोड़ी सी नमक या शक्कर मिलाए तो -2 डिग्री -3 डिग्री इसका हिमांक होगा। कुल मिला के बेटा जब मैं किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाता हूं तो हिमांक में कमी आती है। याद रखें बेटा, अवनमन मतलब कमी, तो हिमांक में कमी आती है। हिमांक में आने वाली इस कमी को हिमांक में अवनमन कहते हैं। शुद्ध विलायक का हिमांक हमने मान लिया बेटा, हिमांक इसका हमने मान लिया क्या, TF0, और जबकि अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का हिमांक हमने ले लिया बेटा TF का हिमांक TF। तो मैं क्या बोल रहा हूं बच्चों, मैं बोल रहा हूं कि जैसे ही आपने अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन बनाए तो हिमांक घट गया, यानी कि किसका हिमांक ज्यादा है बेटा, शुद्ध विलायक का ज्यादा है, जबकि विलयन का कम हो गया। तो हिमांक में कमी कितनी आई बेटा, हिमांक में कमी आई, ज्यादा में से कम वाले को घटा दो, पता चल जाएगा कि कितनी कमी आई, और यही है बेटा हिमांक में अवनमन। ठीक है, तो चलिए परिभाषा और इससे भी हम विलेय के मूलर द्रव्यमान की गणना करेंगे। मूलर द्रव्यमान या अणुभार एक ही बात होती है बेटा। जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो उसका हिमांक कम हो जाता है। हिमांक में होने वाली इस कमी को हिमांक में अवनमन कहते हैं। तो अब बेटा अगर मुझे हिमांक में अवनमन ज्ञात करना है तो हम क्या बोलेंगे, डेल्टा TF। बिल्कुल बेटा सेम टू सेम काम करना है जो काम आपने कहा करे थे अभी अभी क्वथनांक में उन्नयन में, वैसे ही बेटा डेल्टा TF अनुक्रमानुपाती होता है मूललता के। यहां पर बेटा एक नियतांक लगाना पड़ेगा, वहां हमने KB लगाए थे, यहां पर बेटा नियतांक लगाएंगे KF। KF जो है ये कहलाएगा मूलल अवनमन स्थिरांक, वो था बेटा मूलल उन्नयन स्थिरांक, और ये होगा क्या, मूलल अवनमन अवनमन स्थिरांक। ये हो जाएगा बेटा मूलल अवनमन स्थिरांक, और इसकी इकाई भी वही होगी बेटा, केल्विन केजी प्रति मोल। ठीक है बेटा, केल्विन किलोग्राम प्रति मोल इसकी इकाई होगी। अब मूललता का सूत्र तो गांव का बच्चा बच्चा जानता है, डेल्टा TF बराबर KF, मूललता के लिए बेटा विलेय के मोल बटे विलायक का भार, किलोग्राम में है ना, ग्राम में होगा तो गुणित 1000। तो KF विलेय के मोल की जगह बेटा विलेय का दिया हुआ भार बटे विलेय का अणु भार गुणित विलायक का भार। अब मुझे तो चाहिए सर क्या, विलेय का अणु भार, तो क्या करूं बेटा मैं, KF गुणित WB, और बटे में बेटा ये आ जाएगा डेल्टा TF गुणित WA, और इस तरह से बेटा हमारे पास आ जाता है क्या, विलेय के अणु भार का सूत्र। ठीक है, तो ये होता है हिमांक में अवनमन से विलेय के अणु भार की गणना। चलिए बेटा फिर चौथी और आखिरी अणुसंख्यक गुणधर्म की हम बात करते हैं, जिसका नाम है परासरण दाब। परासरण दाब को पढ़ने के लिए पहले हमें समझना होगा कि परासरण क्या होता है। और परासरण के लिए बेटा हमने ये एक पात्र लिया और बीच में हमने लगाए एक अर्धपारगम्य झिल्ली। क्या लगा दिए बेटा अपन ने, एक अर्धपारगम्य झिल्ली। इस तरह से हमने एक झिल्ली लगा दिए। अर्धपारगम्य झिल्ली की खासियत क्या होती है बच्चों, कि इससे विलायक के छोटे अणु तो इधर से उधर घूम सकते हैं, लेकिन विलेय के बड़े अणु इधर उधर घूम नहीं सकते हैं। ये है आपकी क्या, अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली। और बेटा याद रखने वाली बात यह है कि ये जो अर्धपारगम्य झिल्ली है ये रासायनिक रूप से, वैसे तो बेटा किसी भी जंतु के अलग अलग जो बॉडी पार्ट होते हैं, उनके शरीर के जो अवयव होते हैं उनमें ये झिल्ली बनाई जा सकती, लेकिन रासायनिक रूप से बेटा ये बनाई जाती है कॉपर फेरोसाइनाइड से। किससे बनाएंगे बेटा, कॉपर फेरोसाइनाइड
साइनाइड से, ठीक है ना। तो कॉपर फेरोसाइनाइड से अर्धपारगम्य झिल्ली बनाए, और एक तरफ बेटा हमने क्या लिए, या तो शुद्ध विलायक और अवाष्यशील विलययुक्त विलयन को हमने अलग अलग किया, या तो बेटा तनु विलयन और सांद्र विलयन को हमने अलग अलग किया। मान लो ये है तनु विलयन, और इस तरफ जो ये मैं बना रहा हूं बेटा, मान लीजिए ये क्या है आपका सांद्र विलयन, ठीक है ना। एक तरफ अर्धपारगम्य झिल्ली के एक तरफ बेटा हमने क्या ले लिया, तनु विलयन, और दूसरे तरफ ले लिया सांद्र विलयन, और इनको हमने अलग किया, तनु विलयन, और दूसरे तरफ क्या लिए बेटा, सांद्र विलयन। अब होगा क्या, होगा कुछ ऐसा बेटा कि जो विलायक के अणु हैं वो अपने आप भागेंगे, किसके तरफ भागेंगे बेटा, तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर। तो विलायक के जो अणु हैं तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गति करेंगे, और इस तरह से तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर विलायक के कणों का गति करना, विलायक के कणों का भागना क्या कहलाता है बेटा, परासरण कहलाता है। तो क्या होगा, दो अलग अलग सांद्रता वाले विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करने पर विलायक के कणों का तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर प्रवाह, कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाह क्या कहलाता है मेरे बच्चों, परासरण। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, जैसे आप बेटा घर में देखते होंगे कि मम्मी जब आपकी छोले की सब्जी बनाती तो रात में चने को भिगो के रख देती है, तो उससे क्या सुबह उठ करके जब आप देखते हो तो चना बेटा थोड़ा सा फूल जाता है, तो ये परासरण है, जल उसके अंदर समा जाता है। इसके अलावा किशमिश को पानी में डालने पर किशमिश फूल जाती है, अंगूर को पानी में डालने पर बेटा अंगूर सिकुड़ जाता है, पिचक जाता है। तो यही सब परासरण है बेटा। परासरण हमारे आसपास बिल्कुल बहुत ज्यादा हम देखते रहते हैं। जैसे मान लो सब्जियों को ताजी रखने के लिए दुकानदार क्या करता है, उसमें लगातार पानी सींचते रहता है ताकि उसके अंदर जल की कमी ना हो और वो बिल्कुल सूख ना पाए बेटा, है ना। फूलों को ताजा रखने के लिए हम उसमें जल सींच देते हैं, पानी सींच देते हैं बेटा, तो वो बढ़िया ताजे रहते हैं। तो इस तरह से ये होता है परासरण। परासरण क्या है बेटा, दो भिन्न सांद्रता वाले विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करने पर विलायक के कणों का, किसका बेटा, विलायक के कणों का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर स्वतः प्रवाह, स्वतः मतलब बेटा अपने आप हो रहा, हमने कुछ नहीं करे, क्या कहलाता है बेटा, परासरण कहलाता है। इसके उदाहरण है चने का पानी में डालने पर फूल जाना, किशमिश का पानी में डालने पर फूल जाना। फिर बेटा होता क्या है, परासरण आखिर होता क्यों है ये सोचो। तो परासरण क्यों होता है इसके बारे में ऐसा सोचा गया कि भैया यहां से अपने आप तनु विलयन पर अपने आप कोई दाब लग रहा होगा, जिस दाब के कारण ये भाग रहे हैं बेटा उस साइड। और ये जो दाब लग रहा है ये हम नहीं लगा रहे बेटा, ये तो बस ऐसे ही इसमें लग रहा है। क्यों लग रहा है, आप मान लीजिए कि इसमें ये जो दाब है भगवान जी लगा रहे हैं। भगवान जी मतलब बेटा जो वायुमंडलीय गैसें हैं वो यहां पर दाब लगा रही हैं। तो ये जो दाब है, इस दाब के कारण विलायक भाग रहा है। तो इसी दाब को बेटा हम क्या कहते हैं, परासरण दाब। मतलब कम सांद्रता वाले विलयन पर या तनु विलयन पर लगने वाला वह द्रव स्थैतिक दाब जिसके कारण परासरण होता है, परासरण दाब कहलाता है। ये परिभाषा नंबर 1। अब परासरण दाब की परिभाषा नंबर 2 ये है बेटा कि यहां तो दाब हमने नहीं लगाया, लेकिन अब हम यहां लगाना चालू कर रहे हैं। यहां जैसे जैसे आप दाब लगाओगे तो आप देखोगे कि विलायक इस तरफ से इस तरफ भाग रहा था, अब विलायक इस तरफ से इस तरफ भागना अपने आप धीरे धीरे कम होता जाएगा, स्लो होता जाएगा। और बेटा दाब बढ़ाते 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 एक ना एक दिन आपकी जिंदगी में आएगा कि आप दाब के उस मान तक पहुंच जाएंगे जब द्रव का ये जो प्रवाह है ये बेटा बंद हो जाएगा, यानी कि परासरण रुक जाएगा। और अधिक सांद्रता वाले विलयन पर लगाया गया वह दाब जिसके कारण परासरण रुक जाता है बेटा, उसे हम क्या कहते हैं, परासरण दाब। ठीक है, तो ये होता है बेटा अपने लिए क्या, परासरण दाब। तो सबसे पहले परासरण की परिभाषा क्या होगी बेटा, दो भिन्न सांद्रताओं वाले विलयनों को एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करने पर विलायक का कम सांद्रता नहीं बेटा, कम सांद्रता, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर स्वतः प्रवाह
क्या कहलाता है बच्चों? परासरण कहलाता है। अब परासरण दाब की परिभाषा देखते हैं। दो भिन्न सांद्रता वाले विलयनों को एक अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करने पर कम सांद्रता वाले विलयन पर लगने वाला वह द्रव स्थैतिक दाब जिसके कारण परासरण होता है, परासरण दाब कहलाता है। या बेटा, दो भिन्न सांद्रता वाले विलयनों को एक अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करने पर अधिक सांद्रता वाले विलयन पर लगाया गया वह दाब, ये द्रव स्थैतिक हटा देना बेटा, ये क्योंकि द्रव स्थैतिक दाब नहीं है, ये तो हम लगा रहे हैं, लगाया गया वह दाब जिसके कारण परासरण रुक जाता है, परासरण दाब कहलाता है। अब बेटा हमें बोर्ड परीक्षा में अगर प्रश्न आता है परासरण दाब किसे कहते हैं, तो आगे पक्की बात है बेटा प्रश्न का अगला हिस्सा होगा कि परासरण दाब से अवाष्पशील विलेय के अणुभार की गणना कीजिए। तो इससे भी हम अवाष्पशील विलेय के अणुभार की गणना कर सकते हैं। विलेय के अणुभार की गणना, ठीक है ना बेटा, बड़े आराम से हम कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। अणुभार की गणना, तो चलिए बेटा करते हैं गणना। कैसे करेंगे ध्यान से देखें, क्योंकि आप जब तक पूरा कंप्लीट क्वेश्चन नहीं करेंगे बेटा तब तक आपको पूरे पूरे नंबर नहीं मिलने वाले हैं, है ना। चलिए बेटा देखते हैं हम। जो परासरण दाब है बेटा इसे हम पाई से प्रदर्शित करते हैं और एक इसका सूत्र होता है, आपको ये सूत्र याद कर लेना है बेटा। पाई बराबर सी आर टी, पाई बराबर सी आर टी। पाई क्या है बेटा? पाई है यहां पर परासरण दाब और सी है मतलब बेटा सांद्रता, सांद्रता बोलो, या मेरे बच्चे इसे क्या कह सकते हैं? मोलरता। सी मतलब क्या है? सांद्रता, या इसे हम बोल सकते हैं बेटा मोलरता। आर, आर बेटा यहाँ एक स्थिरांक है जिसे हम सार्वत्रिक गैस स्थिरांक के नाम से जानते हैं, जो कि आपने 11वीं में भी बेटा पढ़ा होगा। ये है सार्वत्रिक गैस स्थिरांक और इसका मान बेटा यहाँ पर आपको कितना लेना है, वैसे अगर सवाल आता है न्यूमेरिकल वगैरह तो दिया रहता है, लेकिन फिर भी बेटा याद रखना चाहिए 0.0821 एटीएम लीटर प्रति केल्विन प्रति मोल इसकी इकाई होगी। एटीएम लीटर प्रति केल्विन प्रति मोल और 0.0821 इसका मान होगा। और टी मतलब है बेटा यहां पर ताप। तो पाई बराबर सी आर टी। अब देख बेटा, पाई बराबर सी, सी मतलब सांद्रता, सांद्रता मतलब मोलरता, मोलरता मतलब विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, और आयतन भी बेटा लीटर में होना चाहिए, आर टी। अभी देखिए पाई बराबर विलेय के मोल कैसे निकालोगे बेटा? मोल का सूत्र है दिया हुआ भार बटे अणु भार। देखो बेटा दिया हुआ भार को W से दिखा रहे हैं, हम हर जगह दिखा रहे हैं, और अणु भार को कैपिटल M से, और बटे में आयतन है, आयतन भी बेटा लीटर में होना चाहिए इंटू RT। अब मुझे चाहिए क्या भाई साहब? मुझे तो चाहिए केवल क्या? विलेय का अणु भार। ये रहा मेरा विलेय का अणु भार, इसको बेटा उठा के हमने यहां ले आए तो होगा क्या? WB RT बटे पाई नीचे चला जाएगा बेटा इंटू V, और V काय में होना चाहिए बच्चों? लीटर में। और इस तरह से हम क्या कर सकते हैं बेटा? इस तरह से हम विलेय के अणुभार की गणना कर सकते हैं, और ये रहा विलेय के अणुभार के लिए सूत्र। तो ये चारों अणु संख्या गुणधर्म बेटा एक एक करके हमने पढ़ लिए हैं। अब परासरण दाब से जुड़ी हुई एक दो परिभाषाएं और है बेटा। अगर दो विलयन ऐसे हों जिनके परासरण दाब समान हो तो उन्हें बच्चों हम कहते हैं समपरासारी विलयन। क्या बोलेंगे बेटा? समपरासारी विलयन। और अगर दो विलयन ऐसे हैं जिनके परासरण दाब समान नहीं है तो अधिक परासरण दाब वाले विलयन को हम बोलते हैं अति परासारी विलयन, और बेटा कम परासरण दाब वाले विलयन को हम क्या कहते हैं बेटा? इसे बोलेंगे अल्प परासारी विलयन। ठीक है, एक होगा अति और एक अल्प। अल्प को बेटा अधो भी बोलते हैं, अधो परासारी विलयन, है ना। तो एक होगा अति परासारी विलयन और एक होगा बेटा अल्प या अधो परासारी विलयन। और साथ ही साथ देखिए एक और बात बोल रहा हूं मैं, हमने क्या करे बेटा? हमने परासरण दाब की जब परिभाषा बोले तो हमने बोले अधिक सांद्रता वाले विलयन पर लगाया गया वह दाब जिस पर परासरण रुक जाए। अब बेटा ये दाब मैंने लगाया, परासरण रुक गया, अगर और दाब लगा दूं
परासरण दाब से अधिक दाब लगा दूं तो क्या होगा बेटा, तो फिर विलायक का प्रवाह विपरीत दिशा में होने लगेगा। जैसे हम बोलेंगे बेटा कि उल्टी गंगा बहने लगेगी, यानी कि विलायक अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर आने लगेगा बेटा, और इसे हम बोलेंगे व्युत्क्रम परासरण या बेटा रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं अंग्रेजी में। आरओ मतलब बेटा आपके जो पानी साफ होने की प्रोसेस वगैरह होती है ना, आरओ के जो प्लांट वगैरह होते हैं उनकी बात यहां चल रही है। तो आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब बेटा व्युत्क्रम परासरण क्या होता है कि अधिक सांद्रता वाले विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब लगाने पर विलायक का प्रवाह विपरीत दिशा में अर्थात अधिक सांद्रता से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर होने लगता है। इस परासरण को व्युत्क्रम परासरण कहते हैं। चलिए बेटा, तो इस तरह से परासरण की सारी बातें कर लेने के बाद अब हम आ चुके हैं अगले टॉपिक पर, और बस बेटा चैप्टर हमारा अब समझ जाइए कि 80% हो चुका है, बस अब थोड़ा सा काम बाकी है। अब बात कर रहे हैं हम असामान्य अणुभार की। तो देखिए बेटा, जो पदार्थ हैं दो तरह के होते हैं, एक होते हैं विद्युत अनअपघट्य, अनअपघट्य, ठीक है, और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं क्या, विद्युत अपघट्य। तो विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं बेटा, कि वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में वियोजन या संगुणन होता है, यानी कि जिनके जलीय विलयन में ये बेटा छोटे छोटे कणों में या तो टूट जाते हैं या बहुत सारे कण मिलके एक बड़ा कण बना लेते हैं, वियोजन या संगुणन होता है तो उनको विद्युत अपघट्य कहते हैं। जबकि बेटा वियोजन या संगुणन नहीं होता है तो विद्युत अनपघट्य कहते हैं। अब असामान्य, तो सामान्य मतलब क्या बेटा, सामान्य मतलब कि जब विद्युत अनपघट्य का विलयन हमने लिया, यानी कि ना तो विलय का वियोजन हो रहा है बेटा और ना ही संगुणन हो रहा है, तो उसे बोलेंगे सामान्य। लेकिन अगर बेटा, लेकिन अगर जो हमारे पास विलयन है वो विद्युत अपघट्य का रहा, यानी कि विलय हमारा विद्युत अपघट्य रहा, तो वहां पर या तो वियोजन होगा बेटा या तो बच्चों संगुणन होगा, और वियोजन या संगुणन होने पर अणुभार सामान्य नहीं रहेगा बेटा, अणुभार इस बार पहले से अलग रहेगा, और जो अणुभार अलग रहेगा मेरे बच्चे उसे ही क्या कहते हैं, असामान्य अणुभार। यानी कि हम कह सकते हैं बेटा कि किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में वियोजन या संगुणन होने के कारण अणुभार में परिवर्तन आता है। अणुभार में आने वाले इस परिवर्तन को या इस नए अणुभार को बेटा हम असामान्य अणुभार कहते हैं। जैसे बेटा मान ले वियोजन हुआ, वियोजन हुआ तो एक बड़ा कण छोटे छोटे कणों में टूटा, उससे अणुभार घट गया, तो असामान्य अणुभार कम हो गया, सामान्य अणुभार ज्यादा था। अगर बेटा मान ले कि संगुणन हुआ, संगुणन हुआ मतलब छोटे छोटे कण इकट्ठे हुए और एक बड़ा कण बना लिए बेटा, यानी अणुभार बढ़ गया। अणुभार बढ़ गया मतलब बेटा हम कह सकते हैं कि असामान्य अणुभार ज्यादा है जबकि सामान्य अणुभार कम है। तो इस तरह से वियोजन या संगुणन होने पर जो अणुभार आता है बेटा, जो नया अणुभार प्राप्त होता है उसे ही हम असामान्य अणुभार कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी बेटा, किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में वियोजन या संगुणन होने के कारण इसके सामान्य अणुभार परिवर्तित हो जाते हैं, इनके इस नए अणुभार को असामान्य अणुभार कहते हैं। जैसे बेटा मान के चलो आपके पास है NaCl, तो इसका होता है क्या, वियोजन, और ये अपने जलीय विलयन में बेटा Na+ और Cl- में टूट जाता है, और टूटने से क्या होगा बेटा, असामान्य अणुभार जो मिलेगा वो कम हो जाएगा क्योंकि छोटे छोटे कण हैं। तो ध्यान रखना बेटा कि वियोजन में, वियोजन के लिए क्या होता है, जो असामान्य अणुभार है बेटा, असामान्य अणुभार ये कैसा होगा बेटा, अणुभार कम होगा, किससे, सामान्य अणुभार से। यानी कि काश वियोजन नहीं होता तो अणुभार थोड़ा सा ज्यादा रहता, लेकिन वियोजन होने के कारण अणुभार थोड़ा कम हो गया है। जबकि संगुणन में हम देखेंगे इसके विपरीत होगा बच्चों, विपरीत होगा मतलब कि असामान्य अणुभार ज्यादा हो जाएगा। क्यों ज्यादा हो जाएगा बेटा,
क्योंकि संगुणन मतलब कि ढेर सारे अणु आपस में इकट्ठे होके एक बड़ा अणु बना रहे हैं, बड़ा अणु रहेगा तो उसका अणुभार भी ज्यादा रहेगा, तो इसमें असामान्य अणुभार ज्यादा रहेगा और इसमें सामान्य अणुभार इसमें ज्यादा रहेगा। ठीक है बेटा, तो इस तरह से ये कहलाता है असामान्य अणुभार। चलिए बेटा, अब चैप्टर के लास्ट टॉपिक की तरफ हम चलते हैं, जिसका नाम क्या है बेटा, वन हाफ गुणांक। वन हाफ गुणांक को हम किससे प्रदर्शित कर रहे हैं बेटा, आई से। तब होता क्या है वन हाफ गुणांक, देखिए जब विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन लिए, या तो उसमें बेटा वियोजन हुआ या तो संगुणन हुआ। मान लीजिए वियोजन हुआ, यानी कि NaCl टूटा बेटा, Na प्लस और Cl माइनस में, यानी कि एक कण दो कणों में टूटा। एक कण दो कणों में टूटा मतलब बेटा कणों की संख्या दो गुनी हो गई, और कणों की संख्या दो गुनी हो गई मतलब मेरे बच्चे बड़े आराम से कह सकते हैं कि अणु संख्या गुणधर्म का मान भी दो गुना हो जाएगा। क्यों सर? क्योंकि अणु संख्या गुणधर्म वे गुणधर्म है जिनका मान अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, यानी कणों की संख्या पर निर्भर करता है। इस बात पर निर्भर नहीं करता कि वो कण अणु है या आयन है। कण की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता मेरे बच्चों, वो निर्भर करता है कणों की संख्या पर। और क्योंकि वियोजन होने पर कणों की संख्या बढ़ती है तो अणु संख्या गुणधर्म का मान भी बढ़ जाता है। और क्योंकि बेटा संगुणन अगर होगा, संगुणन मतलब छोटे छोटे कण मिलकर एक बड़ा कण बनाएंगे, कणों की संख्या घटेगी तो अणु संख्या गुणधर्म का मान भी घटेगा। तो बेटा देखिए अणु संख्या गुणधर्म दो प्रकार के हो गए। एक जो बेटा हमने सामान्य अणु संख्या गुणधर्म लिया, सामान्य मतलब वियोजन या संगुणन को हमने कुछ माना ही नहीं बेटा, वियोजन या संगुणन को हमने कुछ माना ही नहीं, उस स्थिति में जो अणु संख्या गुणधर्म है उसे हम बोलेंगे सामान्य अणु संख्या गुणधर्म। जबकि बेटा वियोजन या संगुणन को मानते हुए जो अणु संख्या गुणधर्म का मान आएगा उसे हम बोलेंगे असामान्य अणु संख्या गुणधर्म। और एक साइंटिस्ट थे बेटा जिनका नाम था वन हाफ। वन हाफ ने बेटा सामान्य अणु संख्या गुणधर्म और असामान्य अणु संख्या गुणधर्म के मान के आधार पर एक नया गुणांक बना दिया जिसे हम वन हाफ गुणांक कहते हैं, और इसे बेटा हम आई से प्रदर्शित करते हैं। आई बराबर क्या होगा, असामान्य अणु संख्या गुणधर्म का मान, असामान्य अणु संख्या गुणधर्म का मान। अब बेटा असामान्य भी बोलते हैं इसको, या इसको प्रेक्षित भी बोलते हैं। अणु संख्यक गुणधर्म का मान, गुणधर्म का मान, और बटे में क्या आ जाएगा बेटा, बटे में आ जाएगा यहां पर सामान्य अणु संख्यक गुणधर्म का मान, सामान्य अणु संख्यक गुणधर्म का मान। ठीक है बेटा, गुणधर्म का मान, और इसे ही हम बोलते हैं क्या, वन हाफ गुणांक। तो वन हाफ गुणांक बेटा कुल मिला के क्या होता है, असामान्य अणु संख्या गुणधर्म तथा सामान्य अणु संख्या गुणधर्म के मान का अनुपात। तो इस तरह से हम वन हाफ गुणांक को परिभाषित कर सकते हैं बेटा। क्या बोलेंगे, किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन के असामान्य अणु संख्या गुणधर्मों तथा सामान्य अणु संख्या गुणधर्मों के मानों के अनुपात को वन हाफ गुणांक कहते हैं। और ये रहा बेटा इसका क्या सूत्र। अब देखिए इसको एक और तरीके से मैं लिख सकता हूं, आई बराबर क्या लिख सकता हूं बेटा, अगर अणु संख्या गुणधर्म के हिसाब से लिखे तो ये है सूत्र। अगर बेटा यही अणुभार के हिसाब से लिखे तो ऐसा लिखेंगे, सामान्य अणुभार, सामान्य अणुभार कहने का मतलब है बेटा कि बिना वियोजन या संगुणन के जो अणुभार है वो, बटे असामान्य अणुभार। असामान्य अणुभार मतलब बेटा वियोजन या संगुणन से जो अणुभार प्राप्त हुआ वो कहलाएगा क्या, असामान्य अणुभार। और ये भी हमारे वन हाफ गुणांक का सूत्र बन सकता है। अब देखिए बेटा होता क्या है, अगर वियोजन होता है तो वियोजन में बच्चों आई का जो मान है वो ज्यादा होता है किससे, एक से। क्यों सर, क्योंकि देख वियोजन हुआ, कणों की संख्या बढ़ी, कणों की संख्या बढ़ी तो असामान्य अणु संख्या गुणधर्म ज्यादा थे और सामान्य अणु संख्या गुणधर्म कम हुए, तो बेटा ज्यादा बटे कम एक से ज्यादा ही आएगा। ठीक है, फिर इसी तरह से अगर संगुणन हुआ मेरे बालक,
तो संगुणन की स्थिति में क्या होगा, आई का मान कम होगा 1 से, और आई का मान कम होगा 1 से। इसका मतलब क्या है बेटा कि संगुणन होने पर असामान्य अणु संख्या गुणधर्म का मान कम हो गया, जबकि सामान्य अणु संख्या गुणधर्म का मान अधिक है। कम बटे ज्यादा 1 से कम ही आएगा बेटा। लेकिन अगर विद्युत अनपघट्य रहा, विद्युत अनअपघट्य रहा, तो बेटा अनपघट्य में तो बढ़िया है यार, ना तो वियोजन होगा और ना तो मेरे बच्चों संगुणन होगा, और वियोजन या संगुणन होगा ही नहीं तो जो सामान्य अणु संख्या गुणधर्म का मान रहेगा वही असामान्य का रहेगा। मतलब बेटा जो संख्या ऊपर रहेगी वो ही संख्या नीचे रहेगी, मतलब आई का मान आपको प्राप्त होगा 1। इस तरह से बेटा हम अणु संख्या वन हाफ गुणांक का थोड़ी बहुत बात इसके बारे में कर सकते हैं। अब सुनिए, अगर बेटा मेरे पास है प्रबल विद्युत अपघट्य, देखते चलिए बेटा, छोटा सा बचा है अब ये चैप्टर, आपने इतनी मेहनत करे मेरे साथ और पता चल रहा है लास्ट का छोटा सा छोड़ के आप गए और यहीं से क्वेश्चन बन गया, तो क्या मतलब। प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए आई जो होता है बेटा, ये आयनों की संख्या के बराबर होता है, आयनों की संख्या के बराबर। ठीक है बेटा, कैसे, जैसे मान लो मेरे पास है NaCl, तो NaCl टूटता है बेटा Na प्लस और Cl माइनस में, और ये एक प्रबल विद्युत अपघट्य। कितने आयन है बेटा, 2 आयन है, Na प्लस और Cl माइनस, तो इसके लिए I का मान मेरे बच्चों 2 होगा। अगर KOH है तो ये टूटेगा बेटा K प्लस और OH माइनस में, तो यहां भी आयनों की संख्या 2 है बेटा, तो I का मान 2 होगा। अगर Na2CO3 है तो इसके लिए बेटा ये टूटेगा 2 Na प्लस और 1 CO3 2 माइनस में, क्योंकि आयनों की संख्या 3 है तो I का मान बेटा 3 होगा। तो इस तरह से प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए I का मान हम आयनों की संख्या के बराबर ले सकते हैं। लेकिन अगर बेटा दुर्बल विद्युत अपघट्य रहा, दुर्बल विद्युत अपघट्य रहा, तो क्या करेंगे बच्चों, हम आई के लिए एक सूत्र लिखेंगे और इसे आप रखेंगे याद। आई बराबर होगा बेटा वन प्लस एन माइनस वन इंटू अल्फा। आई बराबर क्या होगा बेटा 1 प्लस एन माइनस वन इंटू अल्फा, और ये सूत्र याद रखेंगे बेटा। एन मतलब है आयनों की संख्या, एन मतलब क्या है बेटा, आयनों की संख्या, और यहां पर अल्फा होती है वियोजन की कोटि। क्या होती है बेटा, वियोजन की कोटि। अगर अल्फा का मान दिया रहे और एन का मान हमें पता हो, मतलब आयनों की संख्या हमें पता हो, तो हम आई का मान निकाल लेंगे। ये तो पक्की बात है बेटा कि दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए भी एक धन कुछ मतलब एक से ज्यादा ही आएगा, है ना, क्योंकि वियोजन मान रहा है। ठीक है, तो इस तरह से बेटा आई के बारे में भी हमने बहुत सारी बातें कर लिए। तो ये था बेटा आपका अध्याय 1 विलयन, जिसके बारे में मैंने बिल्कुल बेटा जीरो से लेके सारी बातें आपको बताया। बोर्ड परीक्षा में बेटा इतने टॉपिक अगर आपने कर लिए तो मेरे 15 सालों का अनुभव मान के चलिए कि आप बोर्ड परीक्षा में इससे जुड़ा हर सवाल करके आएंगे। तो ठीक है बेटा, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और आगे किसी और चैप्टर की बात करेंगे।